लिए फेज वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी से लेस आएगा और रिलेटिव से केस के लिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से ग्रेटर होगा। तो जब सेम पार्टिकल के लिए टू डिफरेंट एस्पेक्ट से पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो पोजीशन में मेजर डिफरेंस आएगा और मेजर डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट जो जब आप आगे एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन में आपको जो करेक्ट कंसेप्ट है वही अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड कंसेप्ट, एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन is equivalent to group of waves or large number of waves rather than a single wave. ये modified statement है, modified by Schrodinger. So according to Schrodinger, any material particle motion is equivalent to a group of waves or large number of waves. डी ब्रॉगली ने सिंगल वेव का कंसेप्ट दिया था, सिंगल वेव में प्रॉब्लम राइज हुआ, उसमें फिर मॉडिफिकेशन के बाद अब सेम सिंगल मटेरियल पार्टिकल से लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट है। तो जैसे आप लार्ज नंबर ऑफ वेव का कंसेप्ट लेते हैं तो वेव में सुपरपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल होगा, उससे आपको यहाँ पे एक वेव पैकेट फॉर्म बनेगा। जब आप लोग वेव पैकेट पढ़े होंगे तो वेव पैकेट में मोर देन वन वेलोसिटी का कंसेप्ट है, टू वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज। जब ये कंफर्म होगा पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल के बीच में आप फेज वेलोसिटी को इंटरप्रेट करेंगे या आप ग्रुप वेलोसिटी को इंटरप्रेट करेंगे, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जब ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट ले रहे हैं तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से वेव पैकेट फॉर्म होगा। वेव पैकेट के लिए आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। वेव पैकेट सुपरपोजिशन ऑफ large number of waves of slightly different wavelength और वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो वेव के लिए, इंडिविजुअल वेव के लिए वेलोसिटी भी डिफरेंट आएगा। स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ और वेलोसिटी, इंटरफेरेंस कंडीशन के लिए आपको फेज का भी आइडिया होना चाहिए और एम्पलीट्यूड का भी आइडिया होना चाहिए। एम्पलीट्यूड्स एंड फेजेस shown that they interfere constructively in the neighborhood of the particle and interfere destructively elsewhere is called wave packet. लार्ज नंबर ऑफ वेव के कंसेप्ट से पार्टिकल के साथ वेव पैकेट एसोसिएट होगा। पार्टिकल यहाँ पे सिंगल वेव से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप वेव पैकेट फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेव पैकेट के लिए आपने लाइक दिस फॉर्म बुक में ड्रॉ किया होगा, ये एनवेलप और आई टाइप से प्रोड्यूस करता है। तो ये जो फॉर्म बनता है, ये आपका वो इंटरफेरेंस कंडीशन फॉलो करके कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दैट पोर्शन पार्ट से आप यहाँ पे वेव पैकेट की फॉर्म कंसीडर करेंगे। इसका मैथमेटिकल फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करके भी आप ये कंफर्म करेंगे। ये शेप ही आगे रिपीट होता है वेव फॉर्म के लिए। जैसे आप एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए प्लॉट कर ले तो पीरियोडिक फंक्शन को आप प्लॉट करते जाते हैं, वही सेम शेप को आप रिपीट करते हैं। वेव पैकेट के लिए भी ये शेप आगे रिपीट होता है। ये जो शेप बनता है वो इंटरफेरेंस वाली कंडीशन से बनता है, सुपरपोजिशन वाले पार्ट से बनता है। तो अगर यहाँ पे इजीनेस के लिए अगर मैं टू वेव का कंसेप्ट कंसीडर करूँ, सपोज फर्स्ट वेव a cos a1x माइनस ओमेगा 1t, वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए फेज चाहिए और एम्पलीट्यूड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेव के प्रोपेगेशन वेक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड नोटेशंस फर्स्ट वेव के लिए कंसीडर करिए। सिंपलिसिटी के लिए सेकंड वेव के लिए मैं एम्पलीट्यूड नियर यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम ले रहा हूँ, फेज डिफरेंट ले रहा है, a2x माइनस ओमेगा 2t। इसके के डिफरेंस होने से वेवलेंथ का आपको आइडिया मिलेगा कि वेवलेंथ डिफरेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, वेलोसिटी आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगी। सुपरपोजिशन के बाद जो फॉर्म बनेगा वेव फॉर्म, वो रिजल्टेंट वेव फॉर्म फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली
आप ये सुपरपोजिशन फॉर्म चेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ से जस्ट आपको मैंने टू वेव का कंसेप्ट इंक्लूड किया है, बट जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे टू वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट होंगी। मैंने आपको स्टेटमेंट में नोट करा लार्ज नंबर ऑफ वेव, बट लार्ज नंबर ऑफ वेव सुपरपोजिशन को आप यहाँ पे लेके चलेंगे तो थोड़ा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आपको लगेगी। अभी आप जब जैसे जैसे सिलेबस आगे होता जाएगा तो आपको वेव फंक्शन फिजिकल सिग्निफिकेंस, उससे कैसे इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है, फिर कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन पता है, तो मैथमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, सुपरपोजिशन कैसे करेंगे, ये कैसे वेव पैकेट फॉर्म होगा वो आगे आपको कंफर्म होगा। बट अभी यहाँ पे जस्ट टू फॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं, इसी से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे मोर देन वन वेलोसिटी कंसेप्ट इंक्लूड होता है और कैसे ये शेप फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कॉस दी एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जुनैद इकबाल, नेक्स्ट पेज पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सिंपलीफिकेशन करते हैं। तो cos डी का फॉर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ सर। हाँ जी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाया करिए ना तो आप एक बार एक सेकंड के लिए नोट डाउन बोल दीजिए करिए। तो लास्ट पेज पे कोई जगह बची थी क्या? नहीं सर, वो जगह नहीं सर ऐसा बोल दिया करूंगा, पर आप लोग भी थोड़ा थिंक करिए, हिंट ले लिया करिए कि जब इस पेज पे कहीं जगह नहीं बची। मैंने बोला भी कि मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूँ। यस सर, नहीं मतलब अभी नहीं सर, मतलब जनरली बोल रहा हूँ सर। कंटिन्यू करें। यस सर। cos c plus cos d का फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। तो cos c plus cos d पे cos c plus d/2 k1 plus k2 पोजीशन डिपेंडेंट टर्म एक साथ नोट कर लें और टाइम डिपेंडेंट टर्म एक साथ नोट कर लें। cos c minus d, फिर से पोजीशन और टाइम पार्ट एक साथ नोट करें, पोजीशन पार्ट सेपरेटली और टाइम पार्ट सेपरेटली। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपलीफिकेशन करेंगे तो आपको ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगा। अब फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे चेक करिए, टू डिफरेंट वेव के प्रोपेगेशन वेक्टर का एवरेज हो गया, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एवरेज हो गया। और सेकंड फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे वेव वेक्टर का डिफरेंस का हाफ है और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का हाफ है। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं k1 plus k2/2 is equal to k0 and ω1 plus ω2/2 is ω0। और k2 और k1 में वेरी स्मॉल डिफरेंस है, जिसको आप चाहें तो डेल्टा k या dk से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। k2 minus k1 is delta k and ω2 minus ω1 is delta ω। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करेंगे then resultant waveform takes the form y is equal to twice a cos k0x minus ω0t multiplied by cos delta k by 2 x minus delta omega by 2 t। तो resultant waveform is the product of two cos form और both cos form के लिए आर्गुमेंट डिफरेंट है, इट मींस फेज डिफरेंट है। अब यहाँ से अगर आप वेलोसिटीज को डिफाइन करें तो एक वेलोसिटी इस पर्टिकुलर फेज पार्ट से डिफाइन होगा, एक आप इस पार्ट से डिफाइन। एक बार मैंने यहाँ पे k0x माइनस ω0t को कांस्टेंट लिया और एक बार डेल्टा k/2x माइनस डेल्टा ω/t/2 ये टर्म को कांस्टेंट लिया। और वेलोसिटी फाइंड करने का जो मेथड था, वेलोसिटी फाइंड करने का मेथड आप यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, इसको डिफरेंशियल करेंगे रिलेशन को। तो k0 dx/dt माइनस ω0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dx/dt आपको फाइंड हो गया ω0/k0। सेकंड फेज फैक्टर से फिर से डिफरेंशियल करेंगे, डेल्टा k/2 dx/dt माइनस डेल्टा ω/2 इज इक्वल टू 0। तो dx/dt की टू डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा k और ω0/k। ये टू एडजस्ट हो गया तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा k। अगर बीच में स्लाइड डिफरेंस है तो यही वैल्यू dω/dk में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंस को आप स्मॉल ले रहे हैं तो यही वैल्यू dx/dt इज इक्वल टू dω/dk आप नोट कर सकते हैं। तो टू वेलोसिटीज की यहाँ पे टू डिफरेंट डेफिनेशंस आपको कंफर्म हो गई, एक फर्स्ट फेज फैक्टर से और एक सेकंड फेज फैक्टर से। फर्स्ट में एवरेज है, सेकंड में डिफरेंस। जो सिंगल वेव का कंसेप्ट था, सिंगल वेव के कंसेप्ट में आपको सिर्फ सिंगल वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा था, पर जैसे ही वेव पैकेट का कंसेप्ट लिया तो वेव पैकेट में एक पर्टिकुलर फेज में एवरेज मिलेगा और एक में आपका डिफरेंस बनेगा। तो वेलोसिटीज की टू डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे टू डिफरेंट डेफिनेशंस आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही मोर देन वन वेव का कंसेप्ट आएगा, वेव पैकेट का कंसेप्ट होगा, टू डिफरेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अब किस पर्टिकुलर पार्ट को ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे, किस पर्टिकुलर पार्ट को आप फेज वेलोसिटी कहेंगे, अगर आप लॉग ही करें लास्ट लेक्चर में जो आपको
डेफिनेशन बताया था फेज का, फेज वेलोसिटी का, तो आप ये चेक कर सकते हैं, सिमिलर फॉर्म है यहाँ पे, ये पार्ट सिमिलर है और यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये फेज वेलोसिटी पार्ट आप डिफाइन करेंगे और रिमेनिंग वेलोसिटी को आप ग्रुप वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। अभी जो मैथमेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको हिंट कर दिया। अब इसी अगर आपको शेप को स्पेसिफाई करना, शेप को चेक करना है कि कैसे वेव पैकेट का फॉर्म बनेगा, तो ये वेव फंक्शन, ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन को अगर आप प्लॉट कर लें तो आप शेप स्पेसिफाई कर सकते हैं, शेप को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लॉट करने के लिए पहले आपको इंडिविजुअल वेव का प्लॉट आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे कॉस फॉर्म का प्लॉट करते हैं, कॉस k0 x माइनस ओमेगा t का। सपोज यहाँ पे इसको फंक्शन, ये इस वेव फंक्शन, इस मैथमेटिकल फंक्शन को प्लॉट करने के लिए मैं पहले सेपरेटली ये पार्ट प्लॉट कर लूँ और ये पार्ट प्लॉट। तो जैसे ही प्लॉट हो जाएंगे फिर रिजल्टेंट प्लॉट के लिए बोथ को आप प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहले ये पार्ट को cos k0 माइनस ओमेगा t, बाकी जो एम्पलीट्यूड पार्ट है वो लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो f1 cos k0 x माइनस ओमेगा 0 t, जब आप प्लॉट करेंगे प्लॉट को आप पहले किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्लॉट कर सकते हैं। सपोज t इक्वल टू 0 पे प्लॉट करना है, तो जैसे ही t इक्वल टू 0 लेंगे फंक्शन f1 इज इक्वल टू cos k0 x। प्लॉट करने के लिए इस एक्सिस पे पोजीशन और इस पे आप फंक्शन f1 कंसीडर करेंगे। अब आपको ये कंफर्म है कि कॉस वेव के लिए जो रिजल्ट्स आप फाइंड करेंगे, कब ये मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब जीरो बनेगा। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे ये कॉस फॉर्म 0 बनेगा। ये एंगल वैल्यू आपको कंफर्म हो गया कि थीटा वैल्यू पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 है। बट यहाँ पे जो इंटरवल है वो k0 x के प्रोडक्ट के लिए नहीं है, x के लिए इंटरवल है। तो ये थीटा वैल्यू आपको कंफर्म हो गया और x वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो थीटा डिवाइड में, यहाँ पे k0 डिवाइड में मिल जाएगा। तो जो इंटरवल होंगे कहाँ पे जीरोस बनेंगे वो मैंने आपको ये पॉइंट्स x के लिए शो कर दिए। थीटा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। सपोज ये +1 के लिए है और ये -1 के लिए है। cos 0, अगर ये एंगल 0 बनेगा तो cos 0 1 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। फिर आप इसके इस 0 से पाई बाई 2 के 0 के जो इंटरवल है, ये डिस्टेंस है, इसका हाफ करके भी cos की वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं कि cos पाई बाई 4 पे क्या बनता है। और भी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं, बट आप लोगों ने cos फॉर्म प्लॉट किया होगा, तो cos फॉर्म लाइक दिस आपने प्लॉट किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम। ओनली यहाँ पे आपको मैंने मिनिमा के लिए कुछ पॉइंट्स शो कर दिए हैं। जब इसको प्लॉट करेंगे ये -1 तक जाएगा। अब क्लियर करके प्लॉट करेंगे तो ये शेप आपको कॉस फॉर्म के लिए ये शेप कंफर्म हो गया। प्लॉट में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में पॉइंट्स आप शो करके रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी में आपको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना होता, अगर x को आप 0 कर दें तो f1 वैल्यू cos ओमेगा 0 t, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, आपको फिर से सिमिलर शेप बनता। ओनली अब की बार जो इंटरवल्स हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटरवल शो करते हैं। तो इससे वैल्यू +1 -1 के बीच लाई करेगा और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे एंगल के लिए वो 0 बनेगा। तो ये फर्स्ट 0 के लिए पाई बाई 2 ओमेगा 0, ये 3 पाई बाई 2 ओमेगा 0, ये 5 पाई बाई 2 ओमेगा 0, 7 पाई बाई 2 ओमेगा 0, 9 पाई बाई 2 ओमेगा 0। लाइक दिस आपको टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट बन जाएगा। तो इस फंक्शन को प्लॉट करने में कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होनी चाहिए थी। बट जैसे ही आप इसमें वेक्टर्स, पोजीशन और टाइम एक साथ आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहेंगे, तो जो ये वेव फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव पार्ट से भी आप प्लॉट कर सकते थे कुछ पोर्शन को, ऑल पार्ट को। अब इसी में अगर आपको टाइम का इफेक्ट चेक करना है इसी फॉर्म के लिए, सपोज मैंने इसका कुछ पोर्शन ये रेड से शो कर दिया। सेकंड वाला समझ नहीं आया सर, कैसे बनाया? शेप तो सेम ही रहेगी, इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे ओनली। अब की बार ये थीटा है, x को 0 कर दिया तो फंक्शन cos ओमेगा 0 t तो बनेगा। तो भाई 1 और -1 के बीच में ही होगा। cos की वैल्यू तो ऑलवेज +1 से -1 के बीच होगी। ओके। अब यहाँ पे मैंने जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया है, एक पर्टिकुलर पोजीशन को मैंने ये रेड से शो कर दिया। अब इसमें टाइम का इफेक्ट चेक करना है। ये इसको नंबरिंग भी कर सकते थे, मैंने इसको 1 कह दिया ये पोर्शन को। अब जैसे जैसे आप टाइम का इफेक्ट लेंगे, इस वेव की वेलोसिटी का आपको आइडिया है, सभी को आइडिया वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ वेव प्रोपेगेट करेगा। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर टाइम लेटर चेक करने लगे, 20 सेकंड लेटर चेक करने लगे,
तो आपको ये कितना पोजीशन ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस फेज वेलोसिटी से आपको आइडिया रहेगा। अगर फेज वेलोसिटी की वैल्यू भी आप यहाँ पे एज्यूम कर लें, सपोज 1 मीटर पर सेकंड है, और 1 मीटर पर सेकंड में आपको ये 20 मीटर 20 सेकंड में ट्रेवल 20 मीटर 20 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल करेगा। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन के रेस्पेक्ट में, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप राइट साइड में जब आप 20 मीटर मेजर कर लेंगे, सपोज यहाँ पे आ गया 20 मीटर, तो ये 20 सेकंड में ये वेव फॉर्म जो मैंने रेड शो किया है, इसका ये पोर्शन राइट में है और बाकी नेगेटिव साइड है। ये इस पोर्शन के रेस्पेक्ट में ये पोर्शन जो आप यहाँ पे मैंने शो किया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ पे अब 20 सेकंड के आगे फॉर्म होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वेव की वेलोसिटी का आपको आइडिया है, तो टाइम और पोर्शन दोनों इफेक्ट एक साथ नोट करने होंगे। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप कंसीडर कर लीजिए। अब ये वैल्यू अगर इसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो यहाँ से 20 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि 20 सेकंड लेटर वो कहाँ पे, ये सेम वेव फॉर्म, ये फर्स्ट को जो मैंने नोट किया है वो कहाँ पे मिलेगा। तो ये टाइम का इफेक्ट यहाँ पे है। जैसे आपको लास्ट किसी लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दिया होगा कि सपोज आपने स्ट्रिंग के एंड को फिक्स किया हुआ है और उसका एक एंड आपके हैंड में है और आपने t=0 पे पल्स जनरेट किया, तो पल्स आपने सिर्फ एक ही पल्स जनरेट किया और वो पल्स आगे मूव करता जाता है वेलोसिटी नॉन जीरो होने से। तो 20 सेकंड लेटर वो कहाँ पे होगा, वो वेव की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा वो। बट आप जहां से आपने पल्स जनरेट किया था उसी पोजीशन पे फिक्स थोड़ी रहेगा, वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये आपको मैंने टाइम का इफेक्ट बताया है एक सिंगल वेव के लिए, और ये वेव फॉर्म कोई न्यू नहीं है, वेव फॉर्म आपने पहले ड्रॉ भी किए हुए हैं। बट यहाँ पे पोजीशन और टाइम बोथ इफेक्ट एक साथ चेक करने के लिए आपको लाइक दिस वेव वेलोसिटी का आइडिया होना चाहिए। अब आप कंटिन्यूअसली पल्स जनरेट कर रहे हैं, तो जो आपने t=0 पे पल्स जनरेट किया था वो आगे फॉरवर्ड होते जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो पल्स जनरेट करेंगे वो इनिशियल वाले की पोजीशन पे आ सकता है जो आपने t=0 पे किया था, फिर हो सकता है वो जो पल्स आगे मूव कर जाए, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली पल्स जनरेट करते जाएंगे। वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग और कितने टाइम बाद उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेव ट्रैवलिंग वेव है। ये जो वेव फॉर्म आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ट्रैवलिंग वेव के लिए किया। तो ये आपको शेप कंफर्म हो गया। अब इसी वेव फॉर्म को, क्योंकि हमें किसी अनदर वेव के रेस्पेक्ट में इसकी वेवलेंथ क्या है, कहाँ पे मैक्सिमा पड़ेंगे, कहाँ पे मिनिमा पड़ेंगे, इसका आइडिया होना चाहिए और वो कंपेयर करने के लिए। अब आप बताइए यहाँ पे ये पोर्शन से ये पोर्शन, आप लोगों ने वेवलेंथ का डेफिनेशन पढ़ा होगा, ये पोर्शन से ये पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, 1 वेवलेंथ के इक्वल है। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो 2 लैम्डा बनेगा। ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा। तो लैम्डा के मल्टीपल में आप अगर चेंज करते जाएंगे तो ये वेव फॉर्म, वेव अगर आपने ये पर्टिकुलर पोर्शन एज्यूम किया तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर ये पोर्शन को आप कंसीडर करें तो ये एक वेव कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन 1 वेवलेंथ के इक्विवेलेंट बन गया। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा, और 1 साइकिल जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका लेंथ भी पोजीशन स्पेस में 1 वेवलेंथ बनेगा। ये लैम्डा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये लैम्डा। अब इसी को आज रिपीट करते जाएंगे तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा x=0 के रेस्पेक्ट में आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा ये फैक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप कंपेयर कर सकते हैं इस पार्ट को इनवर्स से, टाइम आपका टाइम डिफरेंस आपको कंपेयर करने के लिए। बट अभी जो आपको प्लॉट करना था वो इसका शेप नहीं चेक करना है, आपको वेव पैकेट का शेप चेक करना है। तो अभी आपको F2 को भी प्लॉट करना पड़ेगा। F2 cos डेल्टा kx/2 माइनस डेल्टा ओमेगा t/2। फिर से सिमिलर अप्रोच होगा, आप सेपरेटली t=0 पोजीशन 0 पे चेक करें, फिर उसका कंबाइंड इफेक्ट चेक करेंगे। तो जैसे ही t=0 किया तो F2 वैल्यू फिर से cos फॉर्म बना, बट दोनों cos बिहेवियर में क्या चेंज है वो आपको कंफर्म रहेगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे आपने π/2 के लिए चेक किया था एंगल पार्ट में, अब की बार ये जो आर्ग्यूमेंट में जब इंटरवल शो करेंगे कहाँ पे 0 फाइंड होंगे, किस पॉइंट पे आपके क्वेश्चन के किस वैल्यू के लिए 0 बनेंगे, अब दीज जीरोस को आप कंपेयर कर सकते हैं। इस वेव के रेस्पेक्ट में जो हम ये वेव फॉर्म यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, इसके फर्स्ट जो 0 मिलेगा वो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लेस डिस्टेंस पे मिलेगा या लार्ज डिस्टेंस पे मिलेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। 1 मिनट के लिए सभी अपने नोटबुक में ये आप पहले फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे फर्स्ट 0 के लिए पोजीशन को चेक कर लें कि इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में सभी एक बार जरूर चेक कर लें। जो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इसको फर्स्ट 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करें कि इस लाइन के लेफ्ट साइड मिलेगा या राइट साइड मिलेगा। जब ये कंपैरिजन हो जाएगा तो आप शेप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी शेप को स्पेसिफाई करने में। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लास्ट पेज पे मैंने आपको ये नोटेशंस बताए हुए हैं, k0 क्या है और डेल्टा k क्या है। अगर आप ये कंपेयर करें तो k0 और डेल्टा k की वैल्यू को आप करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं दीज रिलेशन से, और कंपेरिजन में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू है वो π/2k0 पे है, फर्स्ट 0 इस F1 के लिए, और F2 के लिए जो फर्स्ट 0 लाई करेगा वो हाँ जी फर्स्ट 0 लाई करेगा π/2 पे। हाँ जी, तो ये वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें तो ये डेल्टा k/2 पे मैंने नोट कर दिया। दोनों फंक्शन के फर्स्ट जीरोस की पोजीशन को मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। अब आपको ये कंफर्म है कि k0 और डेल्टा k/2 दोनों में क्या वैल्यू लार्ज है,
जीरो वैल्यू लार्ज है, कोई भी टू नंबर ले लीजिए, उस बीच टू नंबर का एवरेज वैल्यू फाइंड करिए, या सम करके हाफ कर दीजिए और डिफरेंस करके हाफ करेंगे, तो ऑलवेज जो सम करके हाफ करेंगे वो लार्ज बनेगा, तो ये वैल्यू लेस आएगा। ये वैल्यू लेस होगा तो इट मींस इसका जो मैक्सिमा लाई करेगा वो आगे, इसका मिनिमम, इसका जीरो वैल्यू जो लाई करेगा वो इस लाइन के राइट में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे सेकंड जीरो को आप शो करेंगे, फिर ऐसे ही और आगे आप इंटरवल को शो कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये पाई बाई 2 डेल्टा के बाई 2, जिसको आप पाई बाई डेल्टा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई बाई 2 डेल्टा के बाई 2, ऐसे आप हायर जीरोस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको ये शो करना था कि बोथ वेव फॉर्म में वेवलेंथ डिफरेंट है, जब पोजीशन स्पेस में इसको प्लॉट करेंगे तो बोथ वेव का वेवलेंथ डिफरेंट है, और डिफरेंट होने से जो शेप होगा वो आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे, ये और भी चाहे तो ये कंपेयर करने के लिए ये फिगर को आप जूम इन कर सकते हैं और इसको आप जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेपरेटली मैंने वेव फॉर्म को प्लॉट किया उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आप ये एंगल को आप चेक कर लीजिए, कॉस वैल्यू कब 0 बनता है, कब 1 बनता है, कब -1 बनता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको कंफर्म हो गए, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप ये शेप को कंफर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ये फंक्शन कि मैंने जो जीरोस बताए हैं, ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, वो आप इस बीच फिगर को कंपेयर कर लेंगे। बट आगे इसका जो शेप है, मैंने यहाँ पे फंक्शन f1 के लिए इसको फिगर को मैंने इसके मोर नंबर ऑफ नोड्स, मोर नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इंक्लूड हो जाए यहाँ पे, तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले ही मैं आपको स्मॉल पोर्शन में इसको शो करता, तो इंटरवल रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट, पॉइंट रिप्रेजेंट करने ओवरलैप हो जाते हो। इसके मोर पोर्शन को यहाँ पे मोर मैक्सिमा मोर जीरोस इंक्लूड कर लीजिए। ये f1 के लिए शेप बन गया, और जब आप f2 के लिए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसको बैक में भी आप शो कर सकते हैं। f2 के इस वेव के रेस्पेक्ट में f2 का जो वेवलेंथ है वो लार्ज वेवलेंथ है। अब f1 f2 को प्रोडक्ट करना है, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये पॉइंट f2 के 0 के लिए है फर्स्ट। ऐसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट में भी इसको ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे ही आप हायर पोर्शन आप इसका इंक्लूड कर लेंगे, ये लेफ्ट वाले पोर्शन के 0 के लिए है यहाँ पे। ऐसे ही आप ये शेप रिपीट करते जाएंगे f1 का। तो आप ये अब वहाँ पे जो ये फंक्शन है वो प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, f1 f2 के प्रोडक्ट के लिए। तो आप ये चेक करें, जब f1 f2 में कोई भी एक फंक्शन 0 होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो मैंने f2 वाले पोर्शन से एक 0 यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया, एक 0 यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू +1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो जहाँ पे दोनों फंक्शन मैक्सिमम होंगे वहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, दोनों के फंक्शन, उनके प्रोडक्ट वाले फंक्शन के लिए मैक्सिमम बनेगा। तो x = 0 पे यहाँ मैक्सिमम। अब जैसे ही ये वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे ये वैल्यू 1/4 है सपोज इस पॉइंट पे, और f1 वैल्यू 1/4 हो गई, और f2 वैल्यू सपोज ये 1/2 है इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, f की वैल्यू तो 1/8 बनेगा, इट मींस वैल्यू लेस होता जाएगा। तो जो शेप है जब आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो सम जीरोस पे स्पेसिफाई होंगे इस f2 के फॉर्म से, और सम जीरो स्पेसिफाई होंगे f1 f2 के प्रोडक्ट फॉर्म से, f1 के पार्ट से। जहाँ पे f1 0 होगा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, जहाँ पे f2 0 होगा वहाँ पे भी प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो ये जो शेप है आपको लाइक दिस फॉर्म में शो होगा। मैं f2 वाले जो एनवेलप है उसको मैं डैश लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये फर्स्ट जो f1 का है, जहाँ पे फर्स्ट f1 का 0 है वहाँ पे भी 0 बनेगा। अब ये अपर वैल्यू से हायर नहीं जाएगा जो एनवेलप मैंने शो किया फंक्शन का प्रोडक्ट करें। ऐसे लोअर पोर्शन पे भी आप एनवेलप रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये आपको जो शेप मैंने पहले ही वेव पैकेट के डेफिनेशन पे आपको हिंट किया है, वो शेप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सुपर पोजिशन वाले पार्ट से कैसे ये शेप मॉडिफाई होगी। जब प्रोडक्ट करते जाएंगे तो वैल्यूज आपको पता रहेंगी, वो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और ये सिमिलर टाइप ऑफ शेप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन पड़े होंगे तो वहाँ पे कैरियर वेव होता है, सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल को मूव कराने के लिए आप यूज करते हैं। तो वहाँ पे भी सिमिलर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन में आप ये शेप पढ़ते हैं, वहाँ पे भी सुपरपोजिशन होता है वेव का। तो ये शेप आपको यहाँ पे जो आई टाइप शेप फॉर्म किया था वेव पैकेट के लिए वो आपको यहाँ पे कंफर्म रहेगा। अब ये जो मैंने कुछ पोर्शन शो किया है बट वो = 0 पे शो किया है। अब ये जो फर्स्ट वेव है मैंने इसको फर्स्ट नंबर इस होल पोर्शन को फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इस पोर्शन को। जैसे आप टाइम का इफेक्ट चेक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे ये शेप आगे रिपीट होता जाएगा। अब किधर रिपीट होगा, लेफ्ट में रिपीट होगा या राइट में रिपीट होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस ग्रुप की वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे वेलोसिटी
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इस पे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ये वेव इधर राइट में ट्रेवल करेगा, तो कितना ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो जस्ट मैंने आपको ये मैथमेटिकल पार्ट से जस्ट ये शो किया है कि शेप कैसे स्पेसिफाई होगा, कैसे आप इसको प्लॉट करके चेक कर सकते हैं, पोजीशन का इफेक्ट क्या होगा, टाइम का इफेक्ट क्या होगा, और कैसे ये टू डिफरेंट वेलोसिटीज यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो जब भी ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट होगा, आपको टू वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, एक फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी तो मैंने आपको पहले नोट कराया है, सिमिलर डेफिनेशन रहेगा यहाँ पे, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, पर जो ग्रुप वेलोसिटी है उसको आप यहाँ पे फिर से टू वेलोसिटीज हैं, एक तो ये इंडिविजुअल वेव जिस वेलोसिटी से मूव करेंगी, ठीक है, या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, और एक वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए होगी, ये जो वेव फॉर्म है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम की f में भी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ f1 f2, ओनली यहाँ पे चेंज क्या होगा कि जो 2a फैक्टर था वो मल्टीप्लाई होकर इस एम्पलीट्यूड पोर्शन को, ये मैक्सिमम वैल्यू को चेंज कर देगा, बाकी जो शेप होगी वो सेम रहेगी। तो ये f की जो वेलोसिटी है, एक तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिपील की वेलोसिटी होगी, और एक वेलोसिटी से ये ओवरऑल ये जो मैंने रेड से 1 शो किया है, ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे, ये जो शेप है, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, अब ये चेक कर लीजिए ग्रुप है, ये पोर्शन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी है। ये सेकंड तो वाला यहाँ पे टू डिफरेंट वेलोसिटी का, हाँ जी फिर से पूछेंगे, कोई पूछ रहे थे कुछ, बाकी फिर या तो लेक्चर के बाद चलिए मैं कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे वेव पैकेट में टू डिफरेंट वेलोसिटीज आएंगी, फेज वेलोसिटी जो डेफिनेशन पहले आपको डिस्कस भी किया हुआ है, वीपी नोटेशन बताया था, और एक ग्रुप वेलोसिटी। कैसे टू वेलोसिटीज हैं वो आपको मैथमेटिकली अभी मैंने हिंट किया है, रीजन उसका बताया कि क्यों टू वेलोसिटीज आएंगी, क्योंकि वहाँ पे फेज में टू टर्म्स प्रेजेंट होंगे, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इन वेव पैकेट, और चाहे तो आप इसको एवरेज वेलोसिटी वर्ड भी यूज कर सकते थे। सिमिलर डेफिनेशन रहेगा, अभी आपको डेफिनेशन डिफाइन किया, ओमेगा 0 बाई के 0। ग्रुप वेलोसिटी न्यू कंसेप्ट है, द वेलोसिटी ऑफ एनवेलप और ग्रुप, जो शेप आपको आई टाइप शेप हिंट किया यहाँ पे, इस ओवरऑल ग्रुप का जो वेलोसिटी है, ये जो पूरा फॉर्म आगे मूव करेगा जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी होगा। इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको डिस्कस किया है इसका, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, और स्मॉल डिफरेंस के लिए डी ओमेगा बाई डी के में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एच क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एच क्रॉस डिवाइड करें तो यही सेम रिलेशन डी बाई डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे ई बाई पी ले रहे थे, ये डी बाई डी पी बनेगा। तो टू डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी वेव पैकेट में। मैंने टू वेलोसिटी के कंसेप्ट, टू वेव के कंसेप्ट से आपको मैथमेटिकल रिलेशन से आपको हिंट कर दिया, ये टर्म वीजी नोटेशन। तो टू डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी। जब मोर देन टू वेव्स लेंगे तो ऐसे आप एनालॉजी नहीं करेंगे कि वहाँ पे थ्री वेलोसिटीज बन जाएंगी, वेलोसिटी टू भी रहेंगी। जो जब आप सुपरपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे k0 में k1 प्लस k2 बाई 3 बन जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, तो शार्पनेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे इन दीज पार्ट के लिए। पर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस आपके जनरलाइज हो गई कि फेज वेलोसिटी के लिए ओमेगा बाई के और ई बाई पी, और ग्रुप वेलोसिटी के लिए डी ओमेगा बाई डी के डी बाई डी पी। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन दिया हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव वेक्टर रिलेशन दिया हो, दीज पार्ट से आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर पार्टिकल से वेव पैकेट फॉर्म हुआ, वेव पैकेट में वेव वेलोसिटी भी है और ग्रुप वेलोसिटी भी। अब उससे आपको इन्फॉर्मेशन लेना है कि दीज टू वेलोसिटी में किस वेलोसिटी को आप पार्टिकल की वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, कैसे आप इन्फॉर्मेशन करेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज वेलोसिटीज, लास्ट लेक्चर में आपको यही किया था कि अगर फेज वेलोसिटी से करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो जाता है, करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलते, तो फेज फिर से ग्रुप वेलोसिटी के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वेव पैकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आप फिर से अगर आप फेज वेलोसिटी को पार्टिकल की वेलोसिटी के टर्म्स में इंटरप्रेट करेंगे तो सिमिलर प्रॉब्लम अराइज होगी। तो आप लोग कहीं बुक में पढ़े भी होंगे ये पार्ट को, फेज वेलोसिटी हैज नो फिजिकल मीनिंग। रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके टर्म्स में अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेट कर रहे थे, पार्टिकल वेलोसिटी से इसको रिलेट कर रहे थे, फेज वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में इंटरप्रेट कर रहे थे, तो कंट्राडिक्शंस अराइज हुए थे। ये सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यूज करते हैं फेज वेलोसिटी को, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि रिलेट किया जैसे ही वहाँ पे कंट्राडिक्शंस अराइज हो गए। बट ग्रुप वेलोसिटी हैज फिजिकल मीनिंग। इसको फिजिकल मीनिंग को रिलेट करने के लिए अगर आप कोई पार्टिकल मूव करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड v से, नॉन रिलेटिविस्टिक, इसी से इसको रिलेट कर सकते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, जिसके लिए आपने फेज वेलोसिटी रिलेट किया था। तो यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है, तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बनेगा p स्क्वायर बाई ट्वाइस है। और सिंप्लिसिटी के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहे हैं, अगर उसको कांस्टेंट भी इंक्लूड कर लें तब भी रिजल्ट अनचेंज रहेगा। अब ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करेंगे
तो ग्रुप वेलोसिटी डी बाई डी पी है। अब इसको पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, इस पार्ट में ना पोजीशन है ना मोमेंटम है, तो इसका डिफरेंशियल जीरो बन जाएगा। तो रिजल्ट बना पी बाई एम, और पी बाई एम होता है पार्टिकल वेलोसिटी। तो आप इजीली यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कहीं पे ग्रुप वेलोसिटी का कांसेप्ट है दैट मींस पार्टिकल वेलोसिटी। यही पार्ट को आप पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम से चेक कर लें, दोनों पार्ट के लिए ग्रुप वेलोसिटी सेम आएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी हैज फिजिकल मीनिंग एंड ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये मैंने फ्री पार्टिकल के लिए किया। अगर पार्टिकल पे पोटेंशियल एनर्जी होगा बट पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन अगर है, तब भी आप ग्रुप वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी से रिलेट करेंगे। तो ऑल टाइम ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी मैच करेंगे। तो आपके पास टू वेलोसिटीज में ऑलवेज ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी से मैच करेगा, बट फेज वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तो कंट्राडिक्शन राइज होगा। तो दीस टू वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो आप फाइंड करेंगे। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। वीपी और वीजी में रिलेशन, बोथ की डेफिनेशन सेपरेटली आपको पता है। वीपी इज डिफाइंड एज ओमेगा बाई के और ई बाई पी, एंड ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन वेक्टर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। अब बोथ में रिलेशन फाइंड करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी अगर आप ग्रुप वेलोसिटी के डेफिनेशन में प्लेस कर दें, डी बाई डी के ऑफ ओमेगा दैट इज के वीपी, इसको आप डिफरेंशियल करें, वीपी कांस्टेंट के का डिफरेंशियल करेंगे 1 हो गया। अब के कांस्टेंट वीपी के का फंक्शन हो सकता है, तो डी वीपी बाई डी के। तो एक जनरल रिलेशन आपको यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में फाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर प्रोपगेशन वेक्टर के। बट प्रोपगेशन वेक्टर आपको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये डेफिनेशन बताया है, मोमेंटम एक्स क्रॉस के बताया था। ये डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो डी की वैल्यू -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, वीजी इज इक्वल टू वीपी। यहाँ पे आप के का डेफिनेशन प्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के और डी के, 2 पाई बाई लैम्डा डी वीपी बाई, ये डी की वैल्यू प्लेस करेंगे -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो आपको अनदर रिलेशन फाइंड हो गया। अगर फेज वेलोसिटी वेवलेंथ का फंक्शन होगा, 2 पाई एडजस्ट हो गया, लैम्डा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। फेज वेलोसिटी अगर प्रोपगेशन वेक्टर का फंक्शन है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, फेज वेलोसिटी अगर वेवलेंथ का फंक्शन है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। अब फिर से इसी डेफिनेशन में अगर आप एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें और एच क्रॉस से डिवाइड कर दें, इस रिलेशन को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, वीजी इज इक्वल टू वीपी। अब एच क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मोमेंटम बन गया, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो डीवीपी बाई डीपी बन गया। अगर आपको कहीं पे फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डिफाइन किया हुआ है या आपको एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पता है तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। तो जैसे ही आपको प्रॉब्लम में कोई रिलेशन दिया होगा, आपको दीस रिलेशन से क्या रिलेशन यूज करना है आपको आइडिया रहेगा। अगर के का फंक्शन दिया है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, लैम्डा का फंक्शन दिया है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, मोमेंटम का फंक्शन दिया है तो ये आप यूज करेंगे। तो दीस रिलेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो ऑलवेज ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी मैच नहीं करता है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जनरली डिफरेंट है। Vg may be equals to Vp, Vg may be less than Vp, or Vg may be greater than Vp, depending on the derivative of phase velocity. अगर ये टर्म 0 हो जाए तो फेज वेलोसिटी सेम, ग्रुप वेलोसिटी सेम हो गए। अगर ये टर्म पॉजिटिव हो जाए तो Vg वैल्यू Vp से ग्रेटर आएगा। अगर ये वेलोसिटी ये dVp by dk नेगेटिव हो जाए तो Vp से सम अमाउंट डिफरेंस करें तो Vg लेस देन Vp हो जाएगा। तो ये रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फेज वेलोसिटी का प्रोपगेशन वेक्टर पे क्या वेरिएशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये Vg Vp सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा मीडियम, किसी भी मीडियम को आप टू डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक डिस्पर्सिव मीडियम और एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव, तो सभी ने जब आप वेव्स पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े होंगे या 12th लेवल पे लाइट का कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने डिस्पर्जन पढ़ा होगा। और डिस्पर्जन के लिए आप हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी किए हो प्रिज्म से डिस्पर्जन स्टडी करने के लिए। आप प्रिज्म पे जब कोई व्हाइट रे इंसिडेंट करते हैं या व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म के अनदर सरफेस से डिफरेंट कलर्स आपको शो होते हैं, वो डिस्पर्जन की वजह से होता है। तो अगर आप कोई ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप को उसके कंपोनेंट कर दें, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और वो सेपरेट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को किसी मीडियम से आप पास कराएं। अब उस मीडियम से पास होने के बाद वो ग्रुप इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट होगा या नहीं होगा, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर मीडियम डिस्पर्सिव है, डिस्पर्जन करता है, अगर आपने कोई ग्रुप इंसिडेंट किया मीडियम पे और मीडियम से पास होके वो इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट हो गया तो मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सिव।
अगर आपने जो ग्रुप इंसिडेंट किया है वही सेम ग्रुप पास हो रहा है कंपोनेंट में, इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट नहीं हुआ, देन मीडियम इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव। तो मीडियम की डिस्पर्जन प्रॉपर्टी एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पे डिपेंड करता है। उस मीडियम के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या है वो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन वेक्टर रिलेशन क्या है वो, डिस्पर्जन रिलेशन आप लोग ये ईएमटी में भी पढ़े होंगे। डिस्पर्जन रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन वेक्टर और एनर्जी एंड मोमेंटम। कोई भी मीडियम की डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी दीज रिलेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए ओमेगा के रिलेशन को डिस्पर्जन रिलेशन, और ओमेगा से एनर्जी रिलेटेड है, के से मोमेंटम रिलेटेड है, तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से आप डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो बेसिक पार्ट से पहले आप पढ़े हैं, बट रिकॉल करने के लिए मैं हिंट कर रहा हूं, तो वो आप रिलेट करते जाएंगे। तो मीडियम टू टाइप हो गया, नॉन डिस्पर्सिव और डिस्पर्सिव मीडियम। वो डिस्पर्जन रिलेशन डिपेंड करता है कि मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा या डिस्पर्सिव होगा। अब एक और बेसिक पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं इनका डेफिनेशन हिंट कर रहा हूँ नॉन डिस्पर्सिव और डिस्पर्सिव का। अब डिस्पर्जन के लिए कंपेयर करें, अगर कोई मीडियम में आपने ग्रुप इंसिडेंट किया और उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे तो सेम टाइम पे पास हो जाएंगे, और जो सेम टाइम पे पास होंगे और वहाँ पे सेम वेव के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप पढ़ते हैं वो भी सेम हो जाए, तो डायरेक्शन भी सेम आपको वहाँ पे मिलेगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो कभी आपको कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे देन मीडियम इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव। हेलो सर। हेलो। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पूछ लेना। ठीक है सर। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, द मीडियम in which all waves have same velocity. Or the medium in which वेव का वेलोसिटी डिपेंड करता है वेव की फेज वेलोसिटी पे। तो वेव वेलोसिटी सेम होने का रीजन क्या है कि जो फेज वेलोसिटी है वो वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन विच फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फेज वेलोसिटी को इंडिविजुअल वेव के लिए आप ये फेज वेलोसिटी कंसेप्ट लेते हैं, तो इसलिए वेव वेलोसिटी वर्ड भी यूज करते हैं फेज वेलोसिटी। इन विच फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ डिपेंडेंट वेव वेक्टर होता है, मोमेंटम these पार्ट से इंडिपेंडेंट हो गया, इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और ये मैंने वर्ड यूज किया ऑल वेव, वो ग्रुप के लिए मैंने ऑल वेव का कंसेप्ट किया है। जो ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें जितनी भी वेव्स हैं सबके लिए वेलोसिटी सेम होना चाहिए, इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो जो फेज वेलोसिटी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होगा तो dvp by d लैम्डा ये 0 बनेगा, dvp by dk 0 बनेगा, dvp by dp ये टर्म 0 बनेगा। जो रेट्स आपको बताई हुई है नोटेशन रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी में, ये 3 रेट्स बताई गई, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, वेव वेक्टर के रेस्पेक्ट में, मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ये रेट्स 0 बनेंगी, और 0 बनेंगी तो आप रिलेशन से चेक कर सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम आएंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव जैसे 0 लेते हैं vg इक्वल्स टू vp बनेगा, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी सेम होते हैं। तो अगर आपने किसी ग्रुप ऑफ वेव को नॉन डिस्पर्सिव मीडियम से पास कराया तो मीडियम में एंटर करने से पहले जो वेव पैकेट का, ग्रुप ऑफ वेव का जो वेव पैकेट फॉर्म हुआ, उस वेव पैकेट का जो शेप है, उस वेव पैकेट का जो साइज है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम से पास होने के बाद ना तो उसके शेप में कोई डिस्टॉर्शन होगा और ना ही साइज में कोई डिस्टॉर्शन होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम से पास होगी। बट अगर मीडियम डिस्पर्सिव है तो शेप और साइज दोनों डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। तो डिस्पर्सिव मीडियम का डेफिनेशन जब नॉन डिस्पर्सिव का हो गया तो डिस्पर्सिव के लिए नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम पे वेवलेंथ पे फेज वेलोसिटी डिपेंड करेगी। द मीडियम इन विच different waves have different velocity, or the medium in which phase velocity depends on wavelength is called dispersive medium. तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो रेट्स हैं वो नॉन जीरो आएंगे।
जब नॉन जीरो होंगी तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी डिफरेंट होंगे, Vg नॉट इक्वल्स टू Vp। तो जैसे ही ये कंडीशन आपको पता चला कि Vg और Vp डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट होने से जो मीडियम में एंटर करने से पहले जो वेव पैकेट का साइज है वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है पास होने के बाद। तो डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम आपको यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम को आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो श्योरली नॉन डिस्पर्सिव है या श्योरली डिस्पर्सिव है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस वेवलेंथ रेंज वाले ग्रुप के लिए उसको चेक कर रहे हैं। जैसे क्वार्ट्ज और सिलिका, आपने 2 पॉपुलर मीडियम्स के नेम सुने होंगे। क्वार्ट्ज और सिलिका किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटीज, किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ तक आप इस चेक करेंगे कि वो नॉन डिस्पर्सिव कैरेक्टर शो कर रहा है, बट रिमेनिंग रेंज के लिए वो हो सकता है कि डिस्पर्जन शो कर दे, डिस्पर्सिव मीडियम की तरह वो डिपेंड करेगा। तो होल रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए कोई भी मीडियम कंप्लीटली डिस्पर्सिव नहीं है, और कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ को के ग्रुप को डिस्पर्स कर दे। तो ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए डिस्पर्सिव भी नहीं है, वो डिफरेंट क्लास के लिए शो करेगा। कोई लाइट के लिए डिस्पर्सिव मीडियम है, कोई हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट और इसके लाइट के मिक्सचर हो जाए। ये स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, कभी आप वहाँ पे ये डाउट क्रिएट करें कि ये मीडियम श्योरली नॉन डिस्पर्सिव होगा, ऐसा नहीं है। वो जब 0 से इनफाइनाइट तक की फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ ले रहे हैं, तो डिफरेंट हो सकता है कोई मीडियम लोअर वेवलेंथ साइड डिस्पर्जन शो करे, कोई हाई साइड करे, कोई इंटरमीडिएट साइड करे। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे डिपेंड करेगा जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं। डिस्पर्सिव मीडियम को फिर से आप 2 क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम एंड एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। दोनों में जो बिहेवियर है फेज वेलोसिटी का वो डिफरेंट आता है। जो रेट होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज वेलोसिटी, वो डिफरेंट वे में बिहेव करता है नॉर्मल और एनोमलस के लिए। अब इसको थोड़ा रिलेट करें कि किसके लिए, जैसे आप मोर टाइम बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका रिवीजन नहीं हुआ, इसको रिलेट करने के लिए इजी वे है। आप रिकॉल करिए, आप लोगों ने अप टू 12th लेवल इसी पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी के लिए आपने ये रिलेशन यूज किया होगा, v इक्वल्स न्यू लैम्डा। 10th लेवल पे वेव के रिगार्डिंग आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, तो ये रिलेशन आपने यूज किया है। फ्री स्पेस में भी आप c इक्वल्स न्यू लैम्डा यूज कर लेते हैं फोटॉन के लिए। अब यहाँ से अगर आप dv by d लैम्डा फाइंड करें, ये फेज वेलोसिटी के लिए रिलेशन है, तो ये न्यू बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया। तो अगर थोड़ा रिलेट करें इसको कि अप टू 12th लेवल आपको कंट्राडिक्शंस बहुत कम पढ़ाई जाते हैं, आप वहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, नॉर्मल बिहेवियर पढ़ते हैं। तो अप टू 12th लेवल आप ये रिलेट कर रहे थे, तो नॉर्मल के लिए आपको आइडिया मिल गया यहाँ पे कि dvp by d लैम्डा पॉजिटिव बनेगा। वेवलेंथ इंक्रीज करने पे फेज वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो उस मीडियम को आप नॉर्मल डिस्पर्सिव कहेंगे, बट इसका जस्ट अपोजिट बिहेवियर अगर डिक्रीज करे तो ये एनोमलस बिहेवियर जाता है। बहुत इजीली में आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अब और भी यहाँ पे किसी अनदर कैरेक्टरिस्टिक को आप चेक कर सकते हैं। आप एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन n से अगर आप रिप्रेजेंट करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव और रेडिएशन इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ रेडिएशन इन मीडियम। वहाँ पे हो सकता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए पढ़े हों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए ही नहीं होता है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किसी भी पोर्शन के लिए, किसी भी वेव के लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये फिर से फेज वेलोसिटी बन गया। c कांस्टेंट है, फ्री स्पेस में वैक्यूम में जो रेडिएशन का स्पीड होगा वो अनचेंज है, ओनली मीडियम में चेंज होगा। अब इस अगर ये रेट आपको मीडियम में पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये फेज वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वेवलेंथ इंक्रीज होने पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपका वेरिएशन यहाँ पे नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में ये नेगेटिव आएगा और एनोमलस के लिए पॉजिटिव आएगा। तो ये रेट्स भी आप वहाँ पे कंपेयर करेंगे। बोथ में रिलेशन आपको VG VP में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये रेट्स अगर पॉजिटिव हो जाए तो VG इज इक्वल टू VP माइनस पॉजिटिव वैल्यू, तो VP से सम अमाउंट आप जब डिफरेंस करेंगे तो VG वैल्यू श्योरली VP से लेस आएगा। तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी से ग्रुप वेलोसिटी लेस आएगा। अब एनएमएलएस के लिए आप चेक करें, dVP by d लैम्डा नेगेटिव लेंगे तो VP में सम अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो VG वैल्यू VP से ग्रेटर है। तो ये रिलेशंस जो आपको मैंने ड्राइव कराए हैं उनको मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे यूज करना है वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। मीडियम की क्या आपके डिफरेंसेस हैं 3 मीडियम्स में, नॉन डिस्पर्सिव, नॉर्मल डिस्पर्सिव और एनोमलस डिस्पर्सिव में, वो आपको मैंने हिंट कर दिया। अगर आपको कोई डिस्पर्जन रिलेशन डिफाइन किया हुआ हो, सपोज आपको डिस्पर्जन रिलेशन डिफाइन किया है लाइक इस फॉर्म में,
ओमेगा के का रिलेशन दिया हुआ है। ए कांस्टेंट है और एस कोई कांस्टेंट है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपेगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर। अगर आपको कोई ये डिस्पर्जन रिलेशन दिया है, जनरल डिस्पर्जन रिलेशन, अब इस डिस्पर्जन रिलेशन से आप मीडियम को कैसे कंफर्म करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्पर्सिव है, एनोमलस है या नॉन डिस्पर्सिव है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली दीज रिलेशंस को। 3 टाइप ऑफ मीडियम के लिए वीजी वीपी का रिलेशन डिफरेंट है। अगर आप ये रेफरेंस ले लें तो आप इस डिस्पर्जन रिलेशन से इनको कंफर्म कर सकते हैं कि मीडियम का क्या बिहेवियर है। तो पहले तो हम यहाँ पे फाइंड करें वीपी को, दैट इज ओमेगा बाई के से डिवाइड किया तो ए के पावर एस माइनस 1, और वीजी फाइंड करेंगे डी ओमेगा बाई डी के, इसको डिफरेंशियल करेंगे के रेस्पेक्ट में तो एस मल्टीप्लाई मिलेगा ए के पावर एस माइनस 1। तो गिवन डिस्पर्जन रिलेशन के लिए आपको ये कंफर्म हो गया कि Vg इज इक्वल टू एस ऑफ Vp। ये टर्म को आप ए के पावर एस माइनस 1 को आप Vp लिख सकते हैं। Vg Vp का रिलेशन आपको जैसे ही कंफर्म हुआ, अगर आप एस वैल्यू को यहाँ पे थिंक करें, इफ एस इज इक्वल टू 1, जैसे ही आपने एस को किया तो Vg इज इक्वल टू Vp हो गया, और Vg इज इक्वल टू Vp बताया आपको नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, सॉरी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए Vg इक्वल टू Vp आपको अभी शो किया था। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि जो गिवन रिलेशन होगा वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे ही एस को आपने 1 किया, ये वीपी वैल्यू के से इंडिपेंडेंट हो गया। के से इंडिपेंडेंट होने का मतलब वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया। यही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव में बताया है, द मीडियम इन विच फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और प्रोपेगेशन वेक्टर। तो इस डेफिनेशन में आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही एस को आपने 1 किया, के से इंडिपेंडेंट हो गया वीपी वैल्यू और लैम्डा से इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने ओमेगा को इंडिपेंडेंट नहीं कहा के से, मैंने फेज वेलोसिटी को इंडिपेंडेंट कहा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इफ एस इज लेस देन 1, जैसे ही एस वैल्यू 1 से लेस होगा, सपोज 1/3 है, तो वीजी और वीपी के रिलेशन से वीपी में आप 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वीजी वैल्यू वीपी से लेस आएगा। वीजी इज लेस देन वीपी, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, और ये आपको नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के लिए होता है। नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम 3 क्लास हो सकती है कि ऐसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इक्वल हो सकता है 1 के, 1 से लेस हो सकता है और 1 से ग्रेटर हो सकता है। और जैसे ही 1 से ग्रेटर लेंगे, एस को सपोज आपने 1.2 यहाँ पे फाइंड किया, तो 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वीपी से ग्रेटर वैल्यू आएगा, तो वीजी इज ग्रेटर देन वीपी, एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। तो एक जनरल रिलेशन से भी आप ऐसे मीडियम की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। प्रॉब्लम नोट करेंगे। फाइंड द phase and group velocities and the relation between both. Following dispersion relation. आपको यहाँ पे ओमेगा के का रिलेशन दिया है, डिस्पर्जन रिलेशंस दिए हैं, आपको यहाँ पे फेज ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं बोथ में रिलेशन। बट अगर इसी में आपसे पूछा जाता है कि मीडियम का नेचर क्या है, तो ये अभी जो आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उस पर जा सकते थे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एस वैल्यू 1 है, 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है, दीज 3 क्लास से आप कंपेयर करेंगे तो मीडियम को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मीडियम क्या है। बट प्रॉब्लम में आपकी बार ये वेलोसिटीज फाइंड करनी है, मीडियम का कैरेक्टर नहीं पूछा है। तो फेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको ओमेगा बाई के ये डेफिनेशन बताया है, के से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट अल्फा बाई के। ग्रुप वेलोसिटी चाहे तो आप रिलेशन को यूज कर लें, चाहे सेपरेटली डी ओमेगा बाई डी के को आप यूज कर लें। डी ओमेगा बाई डी के करेंगे, के पावर हाफ है, और जब डिफरेंशियल करेंगे तो के पावर माइनस हाफ बनेगा। तो वीजी वीपी आपको फाइंड हो गया बोथ का रिलेशन, ये हाफ ऑफ वीपी बनेगा। ये आपको पहले ही हिंट किया था कि आप इसी पावर से, के की पावर से आप चेक कर सकते थे कि मीडियम किस क्लास में जाएगा, यही पार्ट आपको बताया। हाफ एस वैल्यू हाफ एट मींस लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए वीजी वीपी से लेस आएगा और नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है।
सेकंड के लिए ये नॉन, यहाँ पे कंपेयर करेंगे एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम का कैरेक्टर शो करेगा। वीपी वैल्यू फाइंड करेंगे डी ओमेगा बाई ओमेगा बाई के से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे बीटा एस एच और के का हाफ पावर प्रेजेंट रहेगा। वीजी फाइंड करेंगे डी ओमेगा बाई डी के, पावर 3/2 है, डिफरेंशियल किया तो के पावर हाफ बन गया, तो बोथ का रिलेशन आपको कंफर्म हो गया। Vg इज इक्वल टू 3/2 Vp। मैंने आपको पहले हिंट किया अभी कि ये एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा, या फिर से जो लास्ट आपको लास्ट एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। एस वैल्यू 3/2 ग्रेटर देन है और इस एक्सप्लेनेशन से आपको एनोमलस बिहेवियर शो हो गया। Vg की वैल्यू Vp से ग्रेटर है, तो लाइक दिस आप मीडियम को क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस क्लास में जाएगा। कैसे आप Vg फाइंड करेंगे, बोथ में रिलेशंस क्या है वो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो अब तक जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी में 3 फिनोमेना डिस्कस किए, न्यू क्वांटम थ्योरी का डी ब्रॉगली और फेज और ग्रुप लॉसी आपको यहाँ पे मैंने किया है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट्स पता चलते जाएंगे। न्यू क्वांटम थ्योरी में कैसे आप वेव फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब भी आप पार्टिकल को वेव से प्रेजेंट करेंगे तो वेव में अनसर्टेनिटीज इंक्लूड हो जाएंगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से आता है, वेव नेचर ऑफ मैटर से राइज होता है। आप लोगों के पास सभी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाला असाइनमेंट होगा, एक बार अनम्यूट करके बताइए आपको जब भी लेक्चर अटेंड करेंगे सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने एग्जाम का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, मैंने अपने पास से जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो डिस्कस हुए हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस कि अल्टीमेटली आप एग्जाम के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो जिन पे असाइनमेंट है आप उस असाइनमेंट को कंपेयर करें। वहाँ पे शायद 2 बुक्स का असाइनमेंट एक साथ शायद कंबाइन किया हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स। फर्स्ट असाइनमेंट में वहाँ पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स वाला असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट में भी 2 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपको लिखा हुआ है सॉल्व योरसेल्फ। जो आपको मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा, आर्टिकल आपको डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चंस ऐसे वहाँ पे किसी स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे, या जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने में जो पॉइंट्स आएंगे उनमें वो कहीं इंटरमीडिएट पार्ट में ही, ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस हुए होंगे, इसलिए आपको लिखा है सॉल्व योरसेल्फ। और फिर भी अगर आप ये ट्राई करते हैं और बाई चांस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट वो पहले आपको खुद ट्राई करना है। सर लेवल 2 में सर आपको, हाँ जी सर, जैसे प्रैक्टिस बुक करके हमारे पास है बोलिए। तो इसी में ये असाइनमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 का कोई दिया हो। है उसमें है लेवल आप जैसे आप कवर पेज को पलटेंगे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स लिखा है, ठीक है, तो उसके जैसे नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो लेफ्ट साइड में कंटेंट लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। हां जी, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स सेपरेट किए हुए हैं, एग्जाम वाइज सेपरेट किए हुए हैं, और उसमें लेवल 1 और लेवल 2 को मैं यहाँ पे हिंट करा था कि लेवल 1 के क्वेश्चंस या तो जो आपको मैंने सिलेबस में जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चन से पहले, उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो खुद से ट्राई करेंगे। और फिर भी अगर बाई चांस आपको कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस होती है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, बट जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं वो सर सेकंड क्वेश्चन बताना है, इसका जो वीपी वीजी का है दिया हुआ है इसी में पेज 1 पे। देखो मैं कंप्लीट कर लूं, थोड़ा पेशेंस रखा करिए, आप लोग डिस्टर्ब करते हो। अभी तो जो मैं बताना चाह रहा हूं सबको कॉमन बात वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेवल 2 के नियरली ऑल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट कब कौन क्वेश्चन डिस्कस करना है, जैसे कुछ क्वेश्चंस मिक्स टॉपिक बेस्ड होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज सेपरेट किए हुए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फिर लिखा है वेव फंक्शन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और फिर आगे ऑपरेटर्स, लाइक दिस आपको सेपरेट किए हुए चैप्टर वाइज। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सेकंड असाइनमेंट जो सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चंस में जब आगे और भी सिलेबस कर दूं, हो सकता है कि 4th तक चले जाए तब वो डिस्कस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि यही आपके पास क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं बीच बीच में डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं तब उस टॉपिक की आप एक्साइटेड स्टेट वाली नॉलेज में होते हैं। आपके पास आपने आज डी ब्रॉगली वेव पढ़ लिया, वेव पैकेट पढ़ लिया, फेज और ग्रुप पढ़ लिया, ठीक है, आप रिवाइज कर लें तो उसका आपको मैक्सिमम नॉलेज रहेगा, तब तो आपको मोर प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। जब एग्जाम में जो आपका लेवल बचता है नॉलेज का, वो एक्साइटेड नहीं बचता। उस ये कोशिश करें, जब तक आप अपने ग्राउंड लेवल नॉलेज को इंक्रीज नहीं करेंगे, उस लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे, आपको हमेशा ये लगता है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ, आप डाउटफुल रहेंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हमेशा ग्राउंड लेवल नॉलेज से निकलता है कि आपको 1 मंथ रिवाइज करने के 1 मंथ बाद उस बुक का कितना % आपको अप्लाई करना आता है। कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के पास जाते हैं ऑल बुक्स का रिवीजन नहीं कर सकते आप, एक बुक को रिवाइज करेंगे दूसरा भूल जाएंगे। जब ये सिचुएशन आपको कंफर्म है, जब ये कंडीशन कंफर्म है कि आप ऑल बुक्स को रिवाइज
नहीं कर सकते एग्जाम से पहले, तो आप अपने स्ट्रेटेजी भी इस तरह से डेवलप करिए ना, स्ट्रेटेजी इस तरह से फॉलो करिए कि वो सिचुएशन ही फेस ना हो आपको कि रीजन की जरूरत पड़े। तो ग्राउंड लेवल नॉलेज को हमेशा आप इंक्रीज करने की कोशिश करिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ हो सकता है समझ में आ जाता हो, पर जब खुद से ट्राई करते हैं तो हो सकता है नहीं ना सॉल्व होता हो। उसी तरह के क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन में भी कई बार डाउट रहे, वो तब तक आता रहेगा जब तक आप थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। पहले थ्योरी पढ़िए अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे जो प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है, उनको आप हमेशा रिवाइज करने की कोशिश करिए। पहली बार रिवाइज करेंगे हो सकता है आपको 10 डेज तक याद रहे, फिर आप उस गैप को देखिए कि कब भूल रहे हैं, जब भूलने लगे तभी आप उसको जो भूले हैं उसको रिवाइज कर लें। तो एग्जाम से पहले सिचुएशन होगा तो आपके हैबिट में आ जाएंगे, फिर उनको फॉलो करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो लेवल 2 के नियरली ऑल क्वेश्चंस चाहे कभी हों, जब ये आपको बोला जाएगा कि अब क्वांटम मैकेनिक्स का स्लैब और असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, तब आप कंपेयर करना कि आपका क्या क्वेश्चन छूटा, ठीक है, उससे पहले वो कभी भी हो सकता है। तो लेवल 1 और लेवल 2 क्लासीफाई किए हुए हैं, और असाइनमेंट में एग्जाम वाइज भी क्लासिफिकेशन है। पहले गेट पेपर के क्वेश्चंस हैं, फिर नेट पेपर्स हैं, जेएस हैं और टीआईएफआर हैं। तो उस तरह के आप साथ में फिर आपको आंसर की भी दिया हुआ है। देखो कुछ स्टूडेंट का मेथड होता है, स्टेटमेंट पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, उसके ऑप्शन पे गए और सीधा आंसर की पे चले गए। ऐसा कोई किसी टीचर पे मैजिक नहीं है, किसी कैंडिडेट पे मैजिक नहीं है जो ऐसा वो ऐसे आई से डिटेक्ट करके वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा दे। तो राइट अप्रोच पता होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ें, उस स्टेटमेंट को फिर चेक करें आपने कहाँ उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी हुई है, उस थ्योरी में आपने क्या रिलेशंस पढ़े हैं, क्या कंसेप्ट पढ़े हैं गिवन डेटा और फाइंडिंग डेटा को रिलेट करने के लिए, फाइंडिंग रिजल्ट को रिलेट करने के लिए। फिर टोटली मैथमेटिक्स होता है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको सिखाया जा रहा है उससे पहले आप रिजल्ट फाइंड करिए, फिर ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन आपके रिजल्ट से मैच करता है, फिर आप लास्ट में आंसर की पे जाइए। तो आपको यहाँ से कंफर्म होगा कि जो टीचर ने हमें मेथड सिखाया वो मेथड कितना रिलायबल है। अगर उससे बार बार आपके आंसर मैच कर रहे हैं आंसर की, ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हो अभी भी, बहुत कम है एरर, ठीक है, आंसर्स लगभग करेक्ट होंगे, 1-2 क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक हो सकता है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। पर पहले मेथड को तो टेस्ट करिए, फेथ करने से पहले मेथड टेस्ट हो जाना चाहिए कि जो हमें सिखाया गया वो रिलायबल है या नहीं, उस पर अप्लाई करके एग्जाम में हम मार्क्स गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो राइट अप्रोच है मैं आपको फॉलो करने के लिए हिंट कर रहा हूँ। पहले मेथड से आप रिजल्ट फाइंड करिए, ऑप्शन में सेलेक्ट करिए कि आपका मैच किया या नहीं किया, मैच नहीं किया तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, मैच किया तब आप आंसर की पे जाइए। ज़्यादातर हो सकता है आपको किसी टीचर ने भी ये मेथड सिखाया हो आपसे पहले, आप लोग भी, आपके फ्रेंड ने आपको ये सिखाया हो, आप लोग आंसर की को वेरीफाई नहीं कर रहे। एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट आंसर की को वेरीफाई करने का नहीं मिलेगा कि आंसर की करेक्ट है कि नहीं, आपको मार्क्स उस बात पे मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट इस बात का मिलेगा कि आपने कितने आंसर्स वहां करेक्टली फिल किए। और एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की नहीं होती, ओल्ड पेपर्स के साथ आंसर हैं, इनसे आप अपने को क्लियर करेंगे। पर जब आप न्यू एग्जाम फेस करेंगे वहां सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर की नहीं होगी, तो आपको नहीं पता कि क्या आंसर करेक्ट है। तो आप अपना मेथड ऐसा डेवलप करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप गिवन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएं। उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके लिए मेथड फॉलो करिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए। तो आगे से कोई इस तरह से जिन्होंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए हैं तो वो रिप्लाई ना करें, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, उनके पास उन्होंने क्या अप्लाई किया वो प्रूफ होना चाहिए। कभी आप पीछे आंसर की से देख के आंसर बता दें, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जब नया एग्जाम होगा तो आंसर की नहीं होगी, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, और आप फेस भी किए होंगे, ठीक है। तो मेथड ऐसा ही डेवलप करें जिससे आप करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइंड कर पाएं, तो तुम्हारा रिपीटेशन का टाइम भी नहीं होता। सभी के साथ आंसर किए, बट आंसर की को तब देखें जब आप अप्लाई कर लें, चाहे वो शॉर्ट मेथड हो चाहे आपका लेंथी मेथड हो। अभी कोई एक स्टूडेंट लेवल 1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे थे? हेलो सर, लेवल 1 का सर इनके सॉल्यूशन नोट्स बनाने चाहिए क्या? हाँ जी, ये बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 पे। हाँ जी, अभी कोई और स्टूडेंट बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, इनके सॉल्यूशन के नोट्स बनाने चाहिए क्या सर, जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर देंगे कॉपी पर? जो आप नोटबुक बना रहे हैं, देखो जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें तो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सब नोट कर लीजिए नोटबुक में। ऑटोमेटिकली असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे सर, इनका नोट्स बनाए क्या? मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट में आपके सारे आंसर दे दिए। जो मैं स्क्रीन पे आपको नोट कर रहा हूँ वो सारे नोट आपको एक सिंगल नोटबुक में, बल्कि नोटबुक में एक भरे चाहे 2 भरे हो, उसमें सारा नोट करते जाइए जो मैं नोट कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है। अब उसमें एक आपको नोट्स बनाने के लिए बोला मैंने, ब्रीफ नोट्स फॉर ऑल टॉपिक्स, नॉट ओनली फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, फॉर ऑल टॉपिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप उसमें देखें कि टीचर ने एग्जाम के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए या खुद से जो क्वेश्चन कराए उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी पार्ट से क्या पॉइंट्स यूज किए, क्या कंसेप्ट्स यूज किए, उनको उस ब्रीफ नोट्स में नोट करिए। वही इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए। बार बार इसी को रिवाइज करिए जब भी आपको लगे कि हम भूल गए। बाकी आप ये असाइनमेंट या जो भी हो सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ब्रीफ नोट्स के लिए सेपरेट नोट्स बनाइए फॉर ऑल टॉपिक्स। एक सिंगल नोटबुक 100 पेज का आप नोटबुक ले लेंगे तो उसी में शायद आ जाने चाहिए सारे ब्रीफ नोट्स सारे टॉपिक्स के। वो आप हमेशा कहीं जा भी रहे हैं तो आप अपने साथ रखिए उसको बैग में, जब टाइम मिले तब आप उसको पढ़ लीजिए। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं असाइनमेंट्स हो, थ्योरी पार्ट हो, एक सिंगल नोटबुक में नोट करिए, और ब्रीफ नोट्स के लिए आप सेपरेटली आप अलग से बना लीजिए, ठीक है। तो मैं जो ये पेज नंबर 1 पे नंबर 2 पूछे हैं ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं आपको ये हिंट कर दे रहा हूं। फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फेज वेलोसिटी Vp and group velocity Vg are such that। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कस किया था, तो मैंने बताया कि कंडक्टर के इनसाइड में, मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर से आपको ये कंफर्म हुआ कि वो नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन फॉलो करेगा। और कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन फ्री
दिए हैं, वर्ड भी यूज किया है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी p²/2m हो गई। अब यहाँ से आप फेज वेलोसिटी फाइंड करिए, E/p, ये आपको p/2m मिल गया, जो भी मैंने डिस्कस भी किया कंट्राडिक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए और ग्रुप वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी से रिलेट करने के लिए। यहाँ पे p/m, हाँ जी, p/m आपको ग्रुप वेलोसिटी बताया था, पार्टिकल की वेलोसिटी बताया था, तो फेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया v/2 बनेगा। इसको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में vg नोटेशन दिया हुआ है, तो ये रिलेशन अब आप कंफर्म कर लीजिए ऑप्शन से, सेकंड ऑप्शन में मैच करता है। यही मैंने आपको ड्राइव कराया कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पार्टिकल वेलोसिटी का हाफ होता है फेज वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में। तो ये लेवल 1 का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आपको थ्योरी पार्ट में या प्रॉब्लम के थ्रू कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया हूं। सर हेलो सर, जो आप बोल रहे हैं सर, बोलिए, कंप्लीट तो करिए सर। जो आप बोल रहे थे ना वो ब्रीफ नोट सर उसको उसमें हमें किस तरह से नोट करने सर, सारे फार्मूला के सर कुछ पॉइंट्स जैसे बीच बीच में जो प्रॉब्लम में हम अप्लाई करते हैं इस तरह कुछ। इसको अगर सारी चीजें नोट करने लगोगे तो बल्कि नोट्स और ब्रीफ नोट्स बनाने में कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने आपको एक इजी में ये बता दिया कि मैंने पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाया, मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस कराए, कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस कराएंगे। हो सकता है अभी एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं करा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, अभी 1-2 लेक्चर बाद बनाना स्टार्ट करिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने थ्योरी पार्ट में क्या डेरिवेशन कराया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उनमें से किन पॉइंट्स को मैं बार-बार प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूं। उन पॉइंट्स को आप उसमें लिखते जाइए। क्लियर हुआ? यस सर। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पेज नंबर 9 से लेवल 2 स्टार्ट है, पेज नंबर 9 से। अब तक जो भी पॉइंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल 2 में असाइनमेंट 1 है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेज नंबर 9 पे 7 में आंसर की दिया है, फिर 10 पे भी आंसर की दिया है, फिर असाइनमेंट 2 स्टार्ट हो रहा है। इट मींस इसमें जेएस और टिफर में क्वेश्चंस इसके नहीं आए हैं, सिर्फ नेट और गेट में आए हुए हैं जो तक मैंने पढ़ाया है। तो पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 1, आगे से किसी को प्रॉब्लम सर्च करने में डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। अपर नंबर होगा पेज के लिए और लोअर नंबर होगा प्रॉब्लम के लिए। आप इजीली उस पेज पे जाके प्रॉब्लम नंबर को सर्च कर सकते हैं। प्रदीप, कुछ पूछना है क्या? नो सर। मैं आपने वी कैसे ले वेट कर लीजिए, कौन पूछा है? सर आपने यहाँ पे वीजी को इज इक्वल टू वी लिया, तो वी कैसे ली, वी कहाँ से आ गया इसमें? लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें, ठीक है? और आज मैंने जहाँ से पढ़ाया है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वेव पैकेट पढ़ाया है, वो वेलोसिटी का कांसेप्ट बताया, फिर डायग्राम ड्रॉ किया, और ये ग्रुप वेलोसिटी जब डिफाइन किया उसके साथ देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने ये हिंट किया कि फिजिकल फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं, तो हम ग्रुप वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी से रिलेट करेंगे। और ये इस पेज पे जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो रिकॉल करें सभी कैंडिडेट, मैंने ये भी बोल दिया कि ऑल टाइम ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी होगा, वो शो करके बताया है। जब ये शो कर दिया तो आगे अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी फेस थोड़ी होनी चाहिए। जब पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी है तो हम आप ये यूज करेंगे, तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर। पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 1। हाँ जी सर, इसमें जो 5th क्वेश्चन है ये पेयर प्रोडक्शन का है ना? मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो सुन लें या आप अपने डाउट पूछने लगेंगे? फिर बाद में सर लास्ट में पूछ लेंगे सर। मैंने ये बोला कि आप सॉल्व करिए, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप मुझसे ही पूछ लीजिए। आप पेज नंबर 1 की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर जहाँ डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। और ट्राई करने के लिए आप अपना नॉलेज के साथ साथ जो मैंने पढ़ाया है उसको भी अप्लाई करेंगे। यस सर। पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 1, द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ए सर्टेन वेव। तो अपने को म्यूट कर लीजिए सभी। द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ए सर्टेन वेव ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओमेगा और k का रिलेशन दिया है, जिसको मैंने हिंट किया कि वो डिस्पर्जन रिलेशन, मीडियम की डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी, डिस्पर्सिव नेचर को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा। Where omega is the angular frequency, k is the wave vector, c is the velocity of light and m is constant. The group velocity v of the wave has the following properties. आपको यहाँ पे ओमेगा k का रिलेशन दिया है और ग्रुप वेलोसिटी का नोटेशन दिया है v। तो पहले आपको ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा और ग्रुप वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन d ओमेगा बाई डी के ये डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे k के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करेंगे तो पावर 1/2 है, c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर पावर -12 बनेगा। इसको डिनोमिनेटर में इंक्लूड करेंगे। अब c स्क्वायर k स्क्वायर टर्म प्रोडक्ट में है, c स्क्वायर कांस्टेंट, k स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो ट्वाइस के, m कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्रुप वेलोसिटी जो vg नोटेशन हमने पहले स्पेसिफाई किया है, प्रॉब्लम के नोटेशन स्टेटमेंट में आपको v नोटेशन दिया है, ये 2 एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर आप
स्क्वायर रूट के इनसाइड से सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लें तो स्क्वायर रूट के आउटसाइड में वो सी के बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो v के लिए रिलेशन आपको मिल गया, c का 1 पावर एडजस्ट हो गया, न्यूमरेटर से के एडजस्ट हो गया, तो c बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये v के लिए रिलेशन मिल गया, बट आपको रिलेशन नहीं पूछा, यहाँ पे कंडीशनल रिजल्ट पूछे हैं। k की 2 डिफरेंट लिमिट में v की वैल्यू को फाइंड करना है, तो k टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे k टेंड्स टू 0 के लिए ये टर्म 1 बाई k डिपेंडेंट है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ये टर्म बन गया 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और जब c में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा। अब जैसे ही k को इन्फिनिटी लेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी, ये 1 बाई के स्क्वायर टर्म 1 बाई के स्क्वायर, k को जैसे इन्फिनिटी लिया तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 बन गया, और 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, और जब c में डिवाइड करेंगे तो c बन गया। तो इस एक्सप्रेशन में जब आप ये कंडीशनल लिमिट अप्लाई करेंगे, k की लिमिटिंग वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो v की लिमिटिंग वैल्यूज आपको पता चल गए। अब k टेंड्स टू 0 के लिए v टेंड्स टू 0 और k टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए v टेंड्स टू c। ये आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए, डी ऑप्शन रख दें। अगर इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है किसी स्टेप पे तो अपने को अनम्यूट करके पूछ लीजिए, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। जैसे मैंने आपको एक मेथड बताया, ठीक है, पहले मैंने मेथड अप्लाई किया, फिर ऑप्शन मैंने रिजल्ट फाइंड किया, ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप आंसर की पे जाइए। अब आप आंसर की में चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन दिया हुआ है। पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 4। अब स्टेटमेंट पढ़िए और ट्राई करिए। जब ट्राई करने के लिए बोलें तो कोशिश सभी करें ट्राई करने का, जिससे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि लास्ट रिजल्ट तक अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो अगर वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे, तो कभी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि 1 और 2 लेक्चर्स के बाद आप अपने में इंप्रूवमेंट करने लगें और फिर रिजल्ट तक जाने लगें। तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे जिनसे अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है, अभी तो बहुत कम सिलेबस हुआ है, बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है। VP is greater than VG. जितना अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं प्रॉब्लम उतना ही इजी होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा। The group velocity Given a is wave less with than dispersion relation omega is equal to ck plus m, where k is positive and m is positive, which one of the following is true? अब यहाँ पे आपको ये ओमेगा k का रिलेशन दिया है, अगर आप यहाँ पे vg फाइंड करें, that is d omega by dk, so this value is c, but vp फाइंड करेंगे तो ओमेगा by k करेंगे, k से डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म में c और जो सेकंड टर्म है वहाँ पे m by k, ये आपको रिलेशन मिल गया। मैंने vg vp बोथ फाइंड करा दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन के स्टेटमेंट पे जाइए, ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आर इक्वल, तो आपको दीस टू रिलेशन से कंफर्म होगा इक्वल नहीं है, देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, तो इट मींस आपको vg और vp के रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट कंपेयर करना है। तो vp, अब इस c वैल्यू को इस रिलेशन से आप चेक कर सकते हैं कि वो vg के इक्वल है, तो बोथ में रिलेशन आपको कंफर्म हो गया। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और vg में जब पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो vp वैल्यू ग्रेटर आएगा। और सिमिलर अप्रोच होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट में ग्रुप वेलोसिटी लिखा है तो आप चेक कर सकते हैं, अगर m by k ये वैल्यू आपको मैंने क्योंकि पॉजिटिव vp से सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस करके vg फाइंड कर रहे हैं, तो vg इज लेस देन vp, ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 7, द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन इज फेमटोमीटर यूनिट दिया हुआ है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कॉम्पटन वेवलेंथ आपको टारगेट के लिए स्पेसिफाई किया था h by रेस मास इंटू c, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने वहाँ कैलकुलेट करा दिया था, प्रोटॉन के लिए आप ये वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम यहाँ पे प्लेस करके फिर से फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करके एक बार कंपेयर कर लीजिए। (1.321 per meter) 1.321 10 टू पावर -15 मीटर। देखो जब भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई 31 बता रहा है, एक बार चेक कर लीजिए जो भी आया सही है। कुछ का रिप्लाई
देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, मैंने पहले भी यही किया है, जब 2 डेसिमल प्लेस के लिए पूछा है तो आप 3 प्लेस तक कैलकुलेट करें। जब 3 प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप 2 में उसको राउंड ऑफ करके कंपेयर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये राउंड ऑफ करेंगे तो सेकंड डेसिमल प्लेस डिजिट अनचेंज रहेगा, तो जो रेंज होगा वहाँ पे आपका डेटा कभी उस रेंज से आउटसाइड नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 1। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 1। फाइंड हो गया सर बस 2 मिनट और दे दो सॉल्व करने की। सर रूट अल्फा बाय बीटा। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया? वन में तो कहीं अल्फा सॉरी सर मैंने सेकंड कर दिया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 1, द एनर्जी ऑफ ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज, यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेशन दिया है, बट अगर नहीं भी दिया होता है तो आपको रिलेटिविस्टिक एनर्जी मैटेरियल पार्टिकल के लिए लास्ट लेक्चर में मोर टाइम आपको यूज हो गया है। c² p मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c पावर 4, where m is the rest mass, p is the momentum and c is the speed of light in vacuum. The ratio vg by vp of the group velocity of a quantum mechanical wave packet to the phase velocity vp is। आपको Vg और Vp का रेशियो फाइंड करना है, और Vg फाइंड करने के लिए आपको ये डेफिनेशन dE/dP बताया हुआ है। इसको डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ c² p वेक्टर स्क्वायर प्लस यहाँ पे रेस्ट मास के लिए m नोटेशन है m² c पावर 4। अब न्यूमरेटर में c² कांस्टेंट, p² का डिफरेंशियल करेंगे तो ट्वाइस p मैग्नीट्यूड, 2 एडजस्ट हो गया c² p मैग्नीट्यूड, और जो रिमेनिंग टर्म है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट c² p² प्लस m² c पावर 4, क्योंकि ऑप्शन में चेक करें तो एनर्जी नोटेशन प्रेजेंट है वहाँ पे, तो इसको E लिख सकते हैं। एंड द रेशियो Vg/Vp, Vg का डेफिनेशन आपने फाइंड कर लिया, Vp को आप E/P, ये दोनों डेफिनेशंस आपको बताए हुए हैं। Vp के लिए E/ मैग्नीट्यूड ऑफ P, यहाँ पे ये प्लेस कर दीजिए, c² p मैग्नीट्यूड बाई E, जब ये P को आप न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये टर्म स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मैच करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप को फॉलो करने में, आपको भी सिमिलर अप्रोच ही है। पहले स्टेटमेंट पढ़े अच्छे से, फिर उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपने कहाँ पे ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करें, मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करें, रिजल्ट फाइंड करके ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आंसर की को वेरीफाई करें। मैंने कॉमन ले लिया था सर, मेरा इस वजह से मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 2। स्टेटमेंट रीड कर लिया सभी ने? The wave number k and angular frequency omega of a wave are related by the dispersion relation. Omega square is equal to alpha k plus beta k cube, where alpha and beta are positive constants. The wave number for which phase velocity equals the group velocity. All wave number के लिए phase velocity और group velocity सेम नहीं है, only a particular wave number के लिए इक्वल है, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे फाइंड करें।
और जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया हो सकता है लास्ट लेवल तक पहुंच भी गए हो, एक स्टेप और क्लियर करें। मैंने जो आपको वीपी वीजी का डेफिनेशन बताया है वो ओमेगा बाई के में के वेव वेक्टर बताया है, प्रोपेगेशन वेक्टर, बट यहाँ पे नोटेशन में के वेव नंबर रिप्रेजेंट करता है और वेव नंबर होता है 1/λ, और जबकि के वैल्यू मैंने बताया है वो 2π/λ। ठीक है, लास्ट रिजल्ट क्योंकि 2π फैक्टर एडजस्ट हो जाएगा इसलिए कहीं डिफिकल्टी फेस नहीं हुआ, बट हो सकता है कि कभी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए अलर्ट रहेंगे इस पर। अगर आप इस रिलेशन को डिफरेंशियल कर दें के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करना भी करता है आपने। ट्वाइस ओमेगा, आप लोग वेव नंबर यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े होंगे मोस्टली, पढ़े? यस सर। वेव नंबर 1/λ ये नोटेशन पढ़ा होगा वहाँ पे सर। तो जो के नोटेशन यहाँ पे दिया है वो 1/λ है ना, पर जो मैंने आपको प्रोपेगेशन वेक्टर बताया है वो 2π/λ बताया है। क्या दोनों के सेम है जो मैंने बताया और यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम में? नो सर। नो सर, सेम नहीं है ना, बट क्योंकि वो यहाँ पे ये 2π फैक्टर जब आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। बट जब कभी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कहीं रिक्वायर्ड हुई होगी तो दोनों पार्ट पे आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैंने आपको ये हिंट कर दिया कि ऑल टाइम वेव नंबर और प्रोपेगेशन वेक्टर सेम नहीं होते, क्योंकि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के डेफिनेशन में वेव वेक्टर के टर्म्स में डेफिनेशंस हैं, वेव नंबर में नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि वो 2π फैक्टर एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए चाहे तो आप डेरिवेशन जो डिफरेंशियल करें वो के सिमिलर नोटेशन में कर सकते हैं। मैं भी वो सिमिलर अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट आपको अलर्ट रहना है जब कभी ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे उन प्रॉब्लम्स के लिए। ट्वाइस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर, इस रिलेशन से आप अगर ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर फाइंड करें तो ये टर्म अल्फा बाई के प्लस बीटा के स्क्वायर, और इस रिलेशन में जो डिफरेंशियल करके आप के से डिवाइड करेंगे और 2 को राइट में एडजस्ट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा अल्फा बाई 2k प्लस 3/2 बीटा। सर हाँ जी, वहाँ बीटा के होगा ना, अल्फा बाई के प्लस बीटा के। हाँ जी वो मिस्टेक हो गया, ये के बनेगा। सर इसमें हम ओमेगा को अंडर रूट की फॉर्म में ना लिख देते सबसे पहले, इसके बाद वीपी वीजी निकाल दें। जैसे चाहे आप कर सकते हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको एक बार देखिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर फाइंड करा दिया और इस रिलेशन पे जाइए, ये टर्म वीपी है, ये टर्म वीजी है, कोई डाउट तो नहीं? वीपी वीजी का प्रोडक्ट अल्फा बाई 2k प्लस 3/2 बीटा के, ये फाइंड हो गया। सपोज एट k इक्वल्स टू k0, वीपी और वीजी इक्वल है, ऑल के की वैल्यू पे इक्वल नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे है जो आपको फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे ये इक्वल कर दिया, के को k0 कर दिया और इक्वल कर दिया, इक्वल किया तो ये वीपी स्क्वायर कर दिया मैंने, वीजी को वीपी रिप्लेस किया और ये वीपी स्क्वायर हो गया। अब ये टर्म भी आपको वीपी स्क्वायर, दोनों वैल्यूज को यूज कर लीजिए। अल्फा वाले टर्म एक साथ ले आए और बीटा वाले टर्म भी एक साथ ले आए। अल्फा बाई k0, अल्फा बाई ट्वाइस k0 माइनस हो गया, 3/2 बीटा k0 एस एच माइनस बीटा k0। बीटा ये टर्म को कंपेयर करिए, ये बीटा बाई 2 k0 प्रेजेंट आएगा और अल्फा में भी अल्फा बाई 2 k0, 2 एडजस्ट हो गया, k0 स्क्वायर अल्फा बाई बीटा एंड k0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फा बाई बीटा। ये वैल्यू आपको वहाँ पे फाइंड करना था। अब कंपेयर करें सेकंड ऑप्शन से मैच करें। बाकी आप चाहें तो मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करने के लिए चाहे जो अप्रोच फॉलो करें, अप्रोच करेक्ट होना चाहिए। मैंने इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लिया क्योंकि स्क्वायर रूट में फिर से डिफरेंशियल करना है, जो फॉर्म दिया था उसी से इजीली डिफरेंशियल हो रहा है, एडजस्ट इजीली हो जाएगा। बाकी तो चाहे आप जैसे आप ट्राई कर लीजिए, अप्रोच करेक्ट होना चाहिए। तो अब तक जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, वो मैंने लेवल 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। आगे और भी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कोई अभी बीच में कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे लेवल 1 में पेज नंबर 1 पे प्रॉब्लम नंबर 5, भी कोई स्टूडेंट कह रहे थे सर ये पेयर प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, यस सर। में क्या प्रॉब्लम आई जो आपको? सर उसमें तो ऐसे था ना कि एनर्जी और सर एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होते हैं। हाँ जी, उसी टाइम पे मैंने एक स्टेटमेंट और हिंट किया था, रिकॉल करेंगे कि जब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हिंट नहीं दिया होगा कि एनर्जी कंजर्व है या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो आप बोथ कंजर्वेशन लॉज वहाँ पे टिक करेंगे, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। बट जब आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में एनर्जी कंजर्वेशन का हिंट दिया होगा तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का हिंट दिया होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ये पॉइंट रिकॉल हुए? यस सर। बोलिए। यस सर। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, जो मैंने पॉइंट बताया उनको क्लियर करते हुए।
Problem number 5, page number 1. Although mass energy equivalence of a special relativity allows conservation of photon to an electron, or conversion of photon into an electron positron pair, such a process cannot occur in free space because. स्टेटमेंट मैंने रीड कर दिया. अब आप यहाँ पे क्लियर करें. Although mass energy equivalence, energy converted into mass and mass converted into energy, energy आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, ये ऑटोमेटिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन का हिंट करता है रिलेटिविटी केस के लिए. मैंने भी तो सेम रिलेशन यूज किया था एनर्जी कंजर्वेशन के लिए. तो एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस से आपको ये हिंट है कि एनर्जी कंजर्व है. ओके सर. स्टेटमेंट में ये हिंट दिया कि एनर्जी कंजर्व है. यस सर. अब आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें. सच ए प्रोसेस कैन नॉट अकर इन फ्री स्पेस. सेम टाइम पे अगर एनर्जी कंजर्व है तो सेम टाइम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. लीनियर मोमेंटम नॉट कंजर्व. यस सर. सर लीनियर मोमेंटम या टोटल मोमेंटम लिखा हो वो दोनों सेम ही काउंट होंगे? नहीं, टोटल मोमेंटम हो सकता है वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात भी कर रहा हूँ. वैसे टोटल मोमेंटम वर्ड आएगा नहीं, दो वर्ड यूज होंगे. लीनियर मोमेंटम में भी फिर ऑर्बिटल और स्पिन को कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज कर सकते हैं. लीनियर मोमेंटम के साथ टोटल वर्ड नहीं आएगा. कहीं पे भी अगर एनर्जी कंजर्व है तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो कंजर्व नहीं होगा हमेशा. पेयर प्रोडक्शन में फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं. अगर एनर्जी कंजर्व है तो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम है तो एनर्जी नहीं होगी. बाकी और फिनोमेना की आपको कोई पता नहीं है. जिस फिनोमेना को रेफरेंस लेंगे वहाँ पे मैंने जो पढ़ा दिया है फिर उसको आप रेफरेंस लेके चलिए. मैंने कॉम्पलेन इफेक्ट में ऐसा नहीं कहा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. वहाँ दोनों कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है, दोनों ही कंजर्व होते हैं कॉम्पलेन इफेक्ट में. पेयर प्रोडक्शन में भी दोनों होता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पेयर प्रोडक्शन इन मीडियम में भी दोनों होता है. बट पेयर प्रोडक्शन इन वैक्यूम में या तो दोनों सेम टाइम पे वैलिड नहीं है, कोई एक है दोनों उधर. मतलब एनर्जी है तो मोमेंटम में होगा. चार्ज का तो कोई लिंक नहीं है ना. पेयर प्रोडक्शन इन लीनियर मोमेंटम, सॉरी पेयर प्रोडक्शन इन वैक्यूम. चार्ज जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा. चार्ज तो कंजर्व है. मैं जो कंजर्व था उसको मैंने शो नहीं किया. आप ये बताइए फोटोन न्यूक्लियस, ये फोटोन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है पेयर प्रोडक्शन में और न्यूक्लियस एज सच प्रेजेंट है और इसी में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. अब आप ये बताइए, मैंने स्टेटमेंट जब ये आपको नोट कराया और ये एक्सप्लेनेशन दिया तो मैंने हिंट किया कि न्यूक्लियस के चार्ज और मास में कोई चेंज नहीं होता. अब फोटोन पे चार्ज 0, सपोज इस पे जो चार्ज है वो Q1 ले लिया. अब यहाँ पे ये सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का चार्ज सेम प्लस और माइनस है, 0 हो गया. और इस फोटोन पे कितना चार्ज होता है? 0. तो क्या चार्ज कंजर्व नहीं है यहाँ पे? है चार्ज कंजर्व. चार्ज कंजर्व जो वायलेट हो रहा है वो पूछा है. जो वैलिड है इसके अलावा भी और कुछ कंजर्वेशन हैं जो वैलिड होंगे जो मैंने नोट नहीं करा. जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन और भी वेरियन नंबर, ये सब बहुत सारे डिफरेंट इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप कंजर्वेशन लॉ चेक करते हैं. बट इस पर जब वैक्यूम की बात करेंगे तो पेयर प्रोडक्शन के लिए बाकी कंजर्वेशन लॉज वैलिड होंगे, सिर्फ डाउटफुल रहेंगे एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे. अगर दोनों में किसी का हिंट नहीं दिया तो बहुत कंजर्वेशन नॉट वैलिड नहीं होंगे. अगर कोई एक का आइडिया दिया है कि एनर्जी कंजर्व है तो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम का आइडिया दिया तो एनर्जी. यही मैंने एक्सप्लेनेशन आर्टिकल के टाइम पे किया. नहीं सिर्फ पेयर प्रोडक्शन के लिए. और किसी को कोई डाउट पूछना है तो हाँ जी, पेयर प्रोडक्शन. बाकी जो फिनोमेना पॉसिबल हो गए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पलेन इफेक्ट के जो स्टेटमेंट मैंने नोट कराए हैं उस स्टेटमेंट में सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड हैं. अगर उनमें कोई चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वैलिड नहीं होगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है. पेयर प्रोडक्शन इन मीडियम के लिए अभी का मैं कंप्लीट कर दूं. जिन्होंने पूछा था पेयर प्रोडक्शन इन मीडियम के लिए कोई कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं होगा. सिर्फ ये जो वायलेशन है वो फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है. अभी जो पूछ रहे थे वो पूछिए, आपका कोई डाउट अभी बोल रहे थे. सर आपने जब ग्रुप वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया तो आपने सर बताया था कि इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन वेव्स और डिफरेंट ओमेगास भी पॉसिबल है उनमें. तो सर जो फोटोन होता है हमारा, वेव पैकेट को डिस्कस किया. पूरी बात सुनिए. वेव पैकेट को जब डिस्कस किया तो मैंने 2 टाइप ऑफ वेलोसिटी बताया. लार्ज नंबर ऑफ वेव के कांसेप्ट के साथ 2 वेलोसिटीज आएंगी, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी. अब आगे कंटिन्यू करिए अपना स्टेटमेंट. यस सर. सर उसमें सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन वेव्स का आपने कांसेप्ट बताया. सर जो हमारा फोटोन होता है, सर फोटोन में हमारी जो लैम्डा हमें करेक्टली पता होती है. यहीं पे रुक जाइए. फोटोन में मैंने ये बताया ही नहीं कि फोटोन में वेव पैकेट लगेगा. डी ब्रॉगली कांसेप्ट फोटोन के लिए नहीं है. डी ब्रॉगली कांसेप्ट किसके लिए है? मटेरियल पार्टिकल के. यस. अब आप आगे कोई क्वेश्चन बचता है तो पूछिए. नहीं सर वो पे थोड़ा वैसा हो जाएगा, वो बाद में डिस्कस. सर ये आपने बताया ना फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में जो होता है कंपेयर करके फार्मूला, तो सर उसमें मोमेंटम वाला पॉजिटिव कैसे वो बताना वो स्लाइड नंबर 7 पे. यहाँ पे इसमें कुछ पूछना है सर? हाँ इसमें सर ये लैम्डा तो नेगेटिव है बट इसमें मोमेंटम पॉजिटिव कैसे हुआ ये बताना सर. आप रेट की बात कर रहे हैं या इस रिलेशन की बात कर रहे हैं? इसकी रिलेशन की कर रहा हूँ सर. वो लेफ्ट साइड में ना नीचे मोमेंटम पॉजिटिव हुआ सर वो. हाँ जी ये वाला. ये देखिए, ये इस मोमेंटम में ये रिलेशन दिया हुआ है प्रोपेगेशन वेक्टर और मोमेंटम h क्रॉस कांस्टेंट है. तो अगर हम
k को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी तो इंक्रीज होगा। dp वैल्यू क्या बनेगा, h क्रॉस dk बनेगा या नहीं? h क्रॉस है मल्टीप्लाई h क्रॉस यहाँ कांस्टेंट आ गया, कैंसिल, ये p बन गया, ये dp ना इससे भी कर लो, p को h लैम्डा यूज करो। फिर अगर d लैम्डा नेगेटिव है तो dp वैल्यू पॉजिटिव आएगा। हो जाएगा तो मिस्टेक की होगी। सर। हो गया और बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ सर। बोलिए। सर वो जो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनाए थे सर। कोसाइन का, हाँ जी जी सर, तो सर वो जो x पे आया था π/2 k नॉट, और सर यहाँ पे आया था सर, वो स्लाइड में आइएगा सर। हाँ जी बोलिए। तो सर आपने कहा था, हाँ सर यही, तो सर वो आपने कहा था सर कि ये पाई बाय ये सर ये f2 फंक्शन में जो ग्राफ होगा वो राइट साइड स्लाइड करेगा, तो वो ग्रेटर कैसे हो गया सर? मैंने, अब आप ये बताइए, k1 की वैल्यू को ले रहे हैं 5, ठीक है, जी सर। और k2 को ले रहे हैं 3, k0 निकालिए क्या हुआ, 4। डेल्टा k/2 बताइए क्या हुआ, 2/2 1। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल कंफर्म हो गए। अब आप यहाँ पे चेक करिए, इस जीरो के रेस्पेक्ट में 5/2 k0 की वैल्यू ज्यादा है या 5/2 डेल्टा k/2 की वैल्यू ज्यादा है, बताइए। ये बना 5/2 और ये वैल्यू कितना बन गया, 5/8। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। तो 5/8 ज्यादा है, 5/2 ज्यादा है? 5/2 ज्यादा है। 5/2 ज्यादा है, तो मैंने तो ज्यादा ही लिखा ना, यहाँ पे ज्यादा ही बताया मैंने। यस सर। क्लियर हो गया? जी। और पूछना किसी को? हेलो सर। हाँ जी सर जो नॉन डिस्पर्सिव रिलेशन है उसमें बोलिए। VC इक्वल टू VP हुआ है वो। हेलो। हाँ जी तो सर जो मीडियम है उसके अंदर हाँ जी, पहले फेज वेलोसिटी थी, वो बाद में फेज वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी पहले थी, वही बाद में ग्रुप वेलोसिटी है। रिलेशन ऐसे ही है ना सर? नहीं, इसको थिंक आप गलत कर रहे हैं, थिंक आप गलत कर रहे हैं। मीडियम मान के चलिए, हमारे ये मीडियम है, ये मीडियम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ग्रुप भेजा है, बहुत सारा वेव का ग्रुप है। इस मीडियम में एंटर करने से पहले, ठीक है, ये ग्रुप है। अब हम इसको चेक करेंगे इसके इनसाइड। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है वो x है मान के चलिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का। अगर ये मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है तो क्योंकि सभी वेव की जो वेलोसिटी है vp, ठीक है, वो सबकी सेम है, सबके लिए सेम है, लैम्डा से इंडिपेंडेंट है। तो ऑल वेव्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, सेम लगेगा। तो ये ग्रुप सेम टाइम पे ही पास हुआ, तो डिस्पर्स तो नहीं हुआ। ये मैंने एक इजी वे में आपको हिंट कर दिया कि डिस्पर्जन इस मीडियम ने नहीं किया। अब ये डिस्पर्जन नहीं हुआ, या आप ये भी तो थिंक कर सकते हैं कि ये ओवरऑल ग्रुप इस मीडियम से ऐसे पास हो गया, इसमें कहीं सेपरेशन नहीं हुआ कंपोनेंट्स में। क्लियर है? ओके सर, डिस्पर्जन में हो सकता है, बताएंगे सर। बोलिए। Vg और इज इक्वल टू Vp, ना तो मीडियम से पहले सेपरेट थे या ना मीडियम से पास होने के बाद सेपरेट है। ऐसा तभी हो सकता है जब ऑल वेव सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि Vp है नॉन डिस्पर्सिव में। बट अब यही वेव की वेलोसिटी डिफरेंट ले लेते हैं आप, टू वेव लिया, एक की वेलोसिटी दूसरे से डिफरेंट है। मैंने टू वेव ली इस ग्रुप में, यहाँ पे टू वेव है। अब आप बताइए, ये वन वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी और अनदर वेव कितना टाइम? डिस्पर्जन में कौन सा वेव पहले पास हो जाएगा? VP वेलोसिटी ज्यादा, VP तो कौन सा वेव पहले पास हो जाएगा? Vp2 वाला पास हो जाएगा ना? सर। बोलिए। Vp2 वाला पास हो गया तो VP2 यहाँ पे जो ग्रुप होगा, अब मान के चलिए एक वेव तो यहाँ पे रह गई और एक वेव यहाँ पे चली गई, इससे पास हो गई, तो ग्रुप की जो डिस्टेंस वो विड्थ लेंगे वो ये नहीं लेंगे हम? बोलिए। एक का मान के चलिए ये वेव था और दूसरा वेव भी सिमिलर अप्रोच पे था पहले, और जब मीडियम से पास हुआ तो इसके मैक्सिमम आपकी बार आगे चले गए। ये मान लीजिए यहाँ पे चले गए इसका मैक्सिमम। इस रीजन में जो सुपरपोजिशन के बाद फॉर्म बनेगा, क्या वो पहले जो दोनों पास पास थे जब ये था सेम, क्या एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम आएगा? नहीं आएगा ना? डिस्पर्जन आ जाएगा। बोलिए। पहले जब दोनों सेम वेलोसिटी से पास हो रहे थे, दोनों वेव का ये पोजीशन, इस पोजीशन पे सुपरपोजिशन से एम्पलीट्यूड निकालिए इस पोजीशन पे। अब एक सिचुएशन ये है कि जब एक वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, तो अगर ये इस पोजीशन पे ये वाली वेव तो सेम है, बट जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मैक्सिमम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आपकी बार ये मैक्सिमम वैल्यू शिफ्ट हो गया, मान के चलिए यहाँ पे बढ़ रहा है मैक्सिमम, तो इस पोजीशन पे तो इसका कोई और वैल्यू आएगा ना। इन तीन वेव में कोई दो वेव का सुपरपोजिशन से रिजल्ट चेक करिए, इन दो के सुपरपोजिशन से दोनों के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम थे, ट्वाइस ए बन गया है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस है, तो ट्वाइस ए थोड़ी बना, ए से ज्यादा होगा बट 2a से कम होगा, तो विड्थ भी बढ़ जाएगी ना वेव पैकेट की, ठीक है। सर वो पेयर प्रोडक्शन वाला और सर वो पेयर प्रोडक्शन वाला और एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन बताना है या क्या बताना है? नहीं क्वेश्चन नहीं, वो मतलब क्यों सिर्फ मोमेंटम ही नॉन कॉन्सेप्ट है, क्यों एनर्जी क्यों नहीं है?
तो मैंने जिस दिन पेयर प्रोडक्शन बताया था, मैंने मैथमेटिकली उसको कंपेयर करने के लिए मैंने बताया कि अगर एनर्जी फ्री स्पेस में वैक्यूम में एनर्जी कंजर्वेशन हम वैलिड करते हैं, जो एच न्यू वैल्यू शायद ट्वाइस गामा एम नॉट सी स्क्वायर था, अगर ये एनर्जी कंजर्व है तो ये रिलेशन करेक्ट है। बट इससे जब हम मोमेंटम पे जा रहे हैं तो एच न्यू बाई सी किया, ट्वाइस गामा एम नॉट सी, और इसी में मैंने वी से डिवाइड कर लिया और वी से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये टर्म को कंपेयर करिए, ट्वाइस गामा एम नॉट वी और ये सी बाई वी, इसकी वैल्यू को मैंने सपोज 1.05 कर दिया, स्लाइटली लार्ज है, तो एच न्यू बाई सी क्या बना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर बनेगा या नहीं बनेगा, बोलिए, ग्रेटर बन गया। और ग्रेटर बनने से जब आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखा था तो वैल्यू आ रहा था ट्वाइस गामा एम नॉट वी कॉस थीटा। इन वैल्यूज को कंपेयर करिए, क्या मैच कर रही है, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। अगर मैच करती तो कंजर्वेशन था, अगर मैच नहीं करती तो कंजर्वेशन कोई एक ही वाला बनेगा ना, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों तो नहीं बन रहा। इसमें अगर क्वेश्चन में कहा कि एनर्जी कंजर्व है, तो सर और एक चीज सर, अगर सर एनर्जी मतलब मोमेंटम कॉन्सेप्ट नहीं है तो एक किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, मतलब इलास्टिक भी नहीं होगा, नॉन इलास्टिक भी नहीं होगा। देखो सारे फिनोमिना स्कैटरिंग नहीं होते, पेयर प्रोडक्शन स्कैटरिंग थोड़ी है, तो क्यों आप इलास्टिक में कैटेगराइज करोगे इसको। और मैं एक क्वेश्चन का आपको आंसर कर दूं जो आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या इलास्टिक कॉलिजन में या इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं होता? हां सर, दोनों में होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होता इलास्टिक में, पर सर उधर तो सर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, इलास्टिक नहीं पर उधर तो सर अगर मोमेंटम भी दोनों पहली बात सुन लो, अगर ये इसके, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मीडियम में तो ये कंजर्व होते हैं सारे इलास्टिक, सॉरी मीडियम में हम पेयर प्रोडक्शन पढ़े हैं, ठीक है, हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, कॉम्पलेक्स इफेक्ट पढ़े हैं, ये मीडियम में ये सारे फिनोमेना वैलिड हैं और वैलिड तभी होंगे जब सारे कंजर्वेशन लॉज फुलफिल हो रहे हो। पेयर प्रोडक्शन में भी मीडियम में सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं, बट आप उसको अगर ऐसे पेयर प्रोडक्शन को स्कैटरिंग से रिलेट करोगे तो ये थर्ड टाइप ऑफ फिनोमेना थोड़ी होता है, पर तो मैं कॉम्पलेक्स इफेक्ट में ही पढ़ा देता पेयर प्रोडक्शन को। ओके सर, ओके बोलिए। हां सर, ओके। सिमिलरिटी क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, बट फिनोमेना तो थर्ड टाइप का है ना पेयर प्रोडक्शन, स्कैटरिंग तो नहीं है वो। गामा रे का भी तो स्कैटरिंग हो सकता था ना, और गामा रे से आप पेयर प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, बट पेयर प्रोडक्शन स्कैटरिंग नहीं है। ओके फिर बात एकदम सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जो हमने वो टाइप्स ऑफ डिस्पर्सिव मीडियम पढ़ा था, उसमें जो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के लिए डीवी फेज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो था विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा वो पॉजिटिव दिखाया था सर, क्योंकि वो म्यू के इक्वल आ रहा था सर, फ्रीक्वेंसी के इक्वल, वी पी इक्वल टू म्यू लैम्डा आपने बताया था।